सोता नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, समीर चौकांकर जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए इस वक्त की दो बिल्कुल लाइव खबरें हैं। एक तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कल एंटी करप्शन ब्रांच ने की है और उनकी पेशी भी कोर्ट में चल रही है। और दूसरा, पटना में तेजस्वी यादव का आज मार्च था स्टूडेंट्स के मांगों के समर्थन में, तो उसकी तस्वीर मैं एक मिनट आपको दिखा दूं, फिर हम सत्येंद्र जैन के केस की और गिरफ्तारी की बात करते हैं, क्योंकि लाइव विजुअल्स आ रहे थे उनसे। तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं इस प्रदर्शन को और छात्रों की मांग के सामने भर्तियां निकालने को लेकर, और कई मांगे थी छात्रों की आजकल, जैसे झारखंड में चल रहा है, उससे पहले दिल्ली में हुआ, तो पटना में भी स्टूडेंट्स की कई मांगे थी और उनके प्रदर्शन के समर्थन में तेजस्वी यादव आज उतरे थे। आज इन्होंने एक मार्च निकालने का ऐलान किया था और आरजेडी के इस मार्च में वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, ये आप देखना है। तो तेजस्वी यादव थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं ग्राउंड पर और उसकी तस्वीरें हैं ये। पटना में तेजस्वी यादव के इस मार्च के ऊपर वाटर कैनन चलाना पड़ा है पुलिस को। हालांकि यहां छात्रों की कुछ मांगे सम्राट चौधरी की सरकार ने मांगी भी थी, कुछ भर्तियों का जो विज्ञापन निकलना था वो मान ली गई थी वो बात, लेकिन उनकी कुछ और मांगे भी हैं। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सम्राट चौधरी के आदेश पे हुआ है सब कुछ। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि पदाधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है। यहाँ से छात्र अब आगे बढ़ रहे हैं, ये इस तरफ से बढ़ रहे हैं। ये आरजेडी दफ्तर का रास्ता है और यहाँ पर भी अब पुलिस के साथ जोरदार धक्का मुक्की हो रही है। आप देखिए तेजस्वी यादव खुद यहाँ पर हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं से घिरे हुए। पटना में भारी बवाल, काफी हंगामा, क्योंकि तेजस्वी यादव यहाँ देखिए किस तरह से पुलिस उनको अब ले जा रही है अपने साथ। पुलिस अपने साथ ले जाना चाह रही है। चारों तरफ से कार्यकर्ताओं ने घेर रखा है। कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि किसी भी तरह से पुलिस उनको पकड़ ना सके और इसलिए देखिए तेजस्वी यादव अब इनकम टैक्स से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए लगातार यहाँ पर जो है पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, हम लोग को जानते, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है तेजस्वी यादव को, लेकिन उनके साथ जो कार्यकर्ता हैं वो उन्होंने घेराबंदी कर रखी है तेजस्वी के चारों तरफ। चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है और इसलिए अब यहां से कोशिश होगी तेजस्वी यादव की कि वो आगे बढ़े। राजभवन यहां से करीब 2 किलोमीटर और दूर है और ऐसे में अब एक बार फिर पुलिस ने दूसरी तरफ मोड़ दिया है तेजस्वी यादव को। आगे आइए। यहाँ देखिए जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। तेजस्वी यादव दूसरी तरफ आ गए, लेकिन एक बार फिर पुलिस उनको उस तरफ ले जा रही है, बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ, और अब उनको गिरफ्तार यहाँ एक बस में ले जाया जा रहा है। आप देखिए बस में ले जाया जा रहा है। आइए, बस में ले जाया जा रहा है तेजस्वी यादव को। इसी बस में तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया है और अब उनको यहां से ले जाया जाएगा।
काफी देर तक हंगामा हुआ और उसके बाद तेजस्वी यादव को तो तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया है। ये राजभवन मार्च निकाल रहे थे तेजस्वी यादव, मुद्दा छात्रों का था। और आप देखिए दिल्ली हो, जैसे दिल्ली में केंद्र में बीजेपी की सरकार तो पीछे लग गए, छात्रों के आंदोलन के साथ साथ लग गए कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी। झारखंड में बीजेपी घेरने लग गई स्टूडेंट्स के मुद्दे पर, और अब यहाँ पर आरजेडी स्टूडेंट्स का साथ दे रही है। यहाँ इशू क्या है, पेपर लीक के अलावा इनका जो मेन मुद्दा है, मुद्दे को लेकर के जिस प्रकार से अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर आप लोग राजभवन जाने वाले थे, यही पे डिटेन हो गए। देखिए लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया। इस जुर्म हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था, और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते क्या कहेंगे। तेजस्वी यादव को रास्ते में ही रोक लिया गया है। देखिए मुद्दा जो मुख्य तौर पर है वो है बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, टीआरई 4 जिसको स्टूडेंट्स कह रहे थे। अरे सम्राट चौधरी सरकार दबाव में आई, उन्होंने 32,000 पदों के लिए जो है वो निकाल दिया नोटिफिकेशन, जब छात्रों ने कहा कि हम मांग को लेकर अपना एजिटेशन तेज करेंगे। फिर इतने में तेजस्वी यादव इससे जुड़ गए। उनकी कुछ और मांगे भी हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो ये प्रीलिम्स और मेंस वाला चक्कर नहीं, एक ही इम्तिहान होना चाहिए बीपीएससी का, टीआरई का, और दूसरा नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होनी चाहिए, और डोमिसाइल पॉलिसी को वो दोबारा लागू करने की मांग कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स की मांगे हैं, लेकिन मामला फिर पॉलिटिकल ज़्यादा होता दिखता है हमें, जिस भी राज्य में ऐसा हो। जी त्रिपाठी जी, पटना में आंदोलन, तेजस्वी जी एक्शन में। नहीं, अच्छा है, बहुत दिन बाद मुझे लगता है छुट्टी वगैरह पूरी हो गई होगी तेजस्वी जी की, क्योंकि लंबे समय से वो दिख नहीं रहे थे, और विपक्ष के नेता हैं तो आंदोलन वगैरह तो करना ही चाहिए। लेकिन क्या सचमुच ये मुद्दा कोई है जो आंदोलन किया जा सके, ये समझना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता है ना कि हर राज्य में कोई छात्र कुछ धरना प्रदर्शन दे रहे हो और अचानक उस पर आप आंदोलन करें, उसको वही उसी तरह का समर्थन मिले या उसी तरह से लोग उसके साथ आ जाए। क्योंकि इसमें जो छात्र वहाँ शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, या जो उसमें कह रहे हैं डोमिसाइल, जो इस तरह की चीजें आ रही हैं, देखिए ये सरकार बोले वो सरकारें करती हैं। कई बार वो उतनी पूरी शर्तें नहीं होती हैं, कई बार भर्ती भी देर से आती है। जैसे एक यही समझ में नहीं आया कि सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होना चाहिए। हाँ। अब क्यों होता है ज़्यादा एग्जाम, उसको पहले समझना चाहिए। एक तो छटनी होती है सचमुच जो सही लोग होते हैं, और जो प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ना कि सीधे आपने कहा कि हम इंटरव्यू करेंगे, तो ज़्यादा गुंजाइश होती है करप्शन की, पैसे लेके, जुगाड़ लगा के। तो इसीलिए जो ये प्री मेंस के एग्जाम होते हैं इसीलिए होते हैं, एक तरह से प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो उसके लिए होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस तरह का भी करना है तो तय करेगी समिति, तय करेगी कि इस एग्जाम को ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी भूमिका है और वो उसकी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन मुझे अभी इस आंदोलन में जैसा, मतलब आंदोलन शब्द भी मुझे इसके लिए ठीक नहीं लग रहा है। ये सामान्य धरना प्रदर्शन है जो राजनीतिक दल करते हैं, उनको इस वक्त एक अवसर मिला है, और जिसको कहा जाता है ना, अंग्रेजी में कहा जाता है फ्लेवर ऑफ द डे है। तो आज के समय का यही वातावरण है, तो चलो हम भी कुछ तुलना नहीं करता, झारखंड से भी तुलना नहीं है इनके मुद्दों की। नहीं, कतई नहीं है। झारखंड मतलब देखिए, हम लोग झारखंड को तो जितना कम हमने समझा, और हम भी नहीं जानते थे, जब वहाँ के छात्रों से जितनी बात होने लगी तो समझ में आया कि वो तो मतलब अलग ही स्केल पे है। दिल्ली झारखंड के मुकाबले कुछ नहीं। और ये एक आंदोलन है जिसकी मांग हो मानी जानी। कोई कमेंट था सरकार इस पर, एक मिनट कुछ बोल रहे हैं। अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं छात्रों के लिए कि भाई छात्रों के लिए परीक्षा लिखनी चाहिए, और वो तो तेजस्वी यादव तो उस पिता के पुत्र है कि जिसके पिता ने जमीन रखवाली थी नौकरी देने के लिए, मतलब, और उसमें भी आरोपी रहे, उसके अंदर खुद भी तेजस्वी रहे, पूरा परिवार रहा।
जो परिवार 15 साल राज किया बिहार के अंदर और जिनका राज जंगल राज के रूप में जाना गया, कोर्ट की टिप्पणी थी, उस तेजस्वी यादव ने को बताना चाहिए कि उनके पिता के 15 साल के अंदर बिहार में एजुकेशन को सुधारने के लिए, परीक्षा को सुधारने के लिए क्या किया गया था। कोई प्रदर्शन या नहीं करे ना, लेकिन जनता इस बात को समझती है ना कि भाई करने वाला कौन है। प्रशांत किशोर जाएगा तो जनता समझेगी कि हाँ प्रशांत किशोर कर रहा है, उसके पीछे कोई बैगेज नहीं किसी तरह का। तेजस्वी जी जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि तेजस्वी यादव के पिता वैसे तो फिर राजनीति छोड़ देनी चाहिए तेजस्वी यादव को। राजनीति करे ना, पिता पे इतने आरोप हैं करप्शन नहीं करे, राजनीति करे, लेकिन आपको जवाब भी इस बात का देना पड़ेगा ना कि आपके पिता ने भाई नौकरी देने के लिए लोगों से जमीन रखवा ली थी, उस मामले में आप आरोपी, आपके पिता आरोपी है, आपकी बहनें आरोपी है, आपके भाई आरोपी है, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप तेजस्वी यादव को लग रहा है स्टूडेंट कैसे विश्वास करेगा इन पे? कर रहा है वो तो जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं 2004 से 2009 के बीच में आपने रेलवे की नौकरियां देने के चक्कर में उस पर आरोप है, कोर्ट में मामला दर्ज हो चुका है, मतलब उसमें जो है आरोप भी जो है वो जो है लगाए जा चुके हैं आरोप। तो कि आप जो है अगर ये आरोप हैं आप पे कि आपने जो नौकरी देने के एवज में ज़मीनें ली हैं और उसमें पूरी इंक्वायरी आपके ऊपर चल रही है, आपके पिता पे चल रही है, आपके ऊपर चल रही है, आपके परिवार के ऊपर चल रही है, तो कैसे स्टूडेंट आप पे विश्वास करेंगे कि आप बड़े जो है राजनीति के लिए नहीं आए हैं, आप उनके लिए कुछ करना आप बताएं। नहीं, आरोप उनके ऊपर ठीक है जो आरोप हैं, और ये भी बात ठीक है, अब राजनीति थोड़ी बंद कर देंगे। और जो लोग हैं जिनकी जो नई समस्याएं, उन नई समस्याओं पर तो खड़े होंगे ना। उससे हो सकता है उससे भी बैगेज हल्का उनका हो जाए, लेकिन ये सम्राट चौधरी साहब ने जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी तेजस्वी जी के लिए की वो ठीक नहीं है। जो प्रदर्शन आज है तो कल क्यों भर्ती के ऐलान किया उन्होंने 32,000 का? ये तो ठीक नहीं किया ना, ये मतलब साजिश कर दी, साजिश ही हुई ना। जब प्रदर्शन आज कर रहे हैं आप, पहले से ही कल भर्ती का ऐलान। मतलब तेजस्वी जो है वो राजनीति कर ले, सम्राट चौधरी ना करे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मतलब आज रुक जाते एक दिन, जब इतने देखिए अच्छा बॉटम लाइन क्या है, सरकारें दबाव में आ रही हैं, दबाव में आ रही है। असली बात यह है छात्रों के मुद्दे और सारी पर जगह हर जगह सरकारें दबाव में आ रही है। अभी तो कुछ और बच्चों का भी देख रहा था, पता नहीं हमारे पास आया कि नहीं, वो सड़कों पर बैठ गए थे किसी शहर का, तो मैं भूल गया सुबह सुबह। ठीक है सर, उस पर हम लोग अभी, मैं तो अलग से बात करने वाला था, ये तस्वीरें आ गई, ये इशू भी हम लोग लेने वाले थे। वो सीजेपी के लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, विजय जी ने कहा उसको एक लाइन में फिर से कि सांप निकल गया है, लकीर पीट रहे हैं तेजस्वी। हाँ, बड़ी मांग तो मान ली कल भाई, अगर वो हो ही गया, नोटिफिकेशन आ गया, तो फिर आप बाकी वो एक एक दो मांगे कुछ रह जाती हैं उसको लेकर के, जैसे झारखंड में भी सभी हो गया, एक मांग रह गई ना सीबीआई वाली। नहीं, वहां बड़ी मांग है, वहां तो बड़ी मांग है, लेकिन बाकी बहुत सब लगभग सब मान लिया हेमंत सोरेन ने। आगे अभी जो दूसरी अभी डेवलपिंग खबर है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को कल रात को एंटी करप्शन ब्रांच ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में टेंडर घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त सत्येंद्र जैन की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी चल रही है। एसटीबी टेंडर घोटाले में एसीबी ने सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश और उस वक्त के कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव शामिल हैं। इसके अलावा एएन एंटरप्राइजेस के मालिक नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरमेंट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा और मेसर्स सृजनहार के मालिक पंकज वर्मा ये भी अरेस्ट हुए हैं। आरोप है कि एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर किए गए, नियम बदलिए गए, जिससे कि कोई बहुत एक स्पेसिफिक कंपनी या बहुत जिसमें बहुत खास किस्म की तकनीक इस्तेमाल होनी थी, वैसी चुनिंदा कंपनियां क्वालिफाई कर पाती हैं और उसमें एक ही कंपनी को फायदा मिला। इसके बदले उदित प्रकाश ने 1,52,00,000 रुपए की रिश्वत दी, आरोप है। कोर्ट में सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी कानून के खिलाफ जाकर के हुई है। एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया, कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया था। सत्येंद्र जैन के वकील ने कोर्ट को कहा कि टेंडर प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, रिश्वत की रकम सत्येंद्र जैन को मिली, इसके कोई प्रमाण नहीं दिए गए हैं और एफआईआर दर्ज होने के बाद से सत्येंद्र जैन ने जांच में कभी कोई बाधा भी नहीं पहुंचाई। सत्येंद्र जैन के वकील ने यह भी कहा कि यह टेंडर अक्टूबर 2022 में दिया गया था और सत्येंद्र जैन एक और मामले में ईडी की द्वारा की गई कार्रवाई में पहले ही अरेस्ट हो चुके थे। तो वो कह रहे हैं जब ये टेंडर निकला तब तो मैं गिरफ्तार हुआ था, मैं तो जेल में था। अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट करके सीधे केंद्र सरकार को घेरा है। सब ये कह रहे हैं कि ये पंजाब चुनाव के लिए किया जा रहा है। केजरीवाल जी ने लिखा है कि उन्होंने एक नया ट्विस्ट दिया, हर बार उनके पास एक नई चीज होती है बताने के लिए। इस बार उन्होंने कहा कि मुझे एसीपी के एक अधिकारी ने बताया कि कल सुबह तक तो एसीपी का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान ही नहीं था, फिर अचानक दोपहर में अमित शाह जी का सीधे फोन आया। यह अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एसीबी के अफसर ने मुझे बताया कि सीधे अमित शाह जी का फोन आया, गिरफ्तार करो सत्येंद्र जैन को, तब जाकर के हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र जैन कोर्ट जाते हुए क्या बोल रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट है देखना।
को लेकर आरोप लग रहा है पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है को लेकर आरोप लग रहा है पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है को लेकर आरोप लग रहा है पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है। वो कह रहे हैं पंजाब चुनाव के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बताइए साहब, ये विषंट है या इसमें कुछ है जो मामला जितना भी आपने देखा? देखिए, इसमें पहले तो विजिलेंस ने जो है वो कंप्लेंट की थी, जिसके बेसिस पर ये कार्रवाई जो है वो एंटी करप्शन ने की है। अब ये देखना होगा विजिलेंस किसका है? विजिलेंस दिल्ली की सरकार में विजिलेंस दिल्ली सरकार का। ये मामला तभी का हुआ तब का, तब अभी का मतलब पूर्व की केजरीवाल सरकार में। हाँ, तब का विजिलेंस ने ये कंप्लेंट की थी। विजिलेंस कौन देखता था उस वक्त? एलजी देखते थे? एलजी के अंडर ही है ना, वही, ठीक। तो विजिलेंस ने कंप्लेंट की थी, जिसके बाद जो है एंटी करप्शन ने इस पे कार्रवाई की है। लेकिन देखिए, जैसे आपने भी बताया कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जब ये टेंडर निकला तब जो है सत्येंद्र जैन जो है वो जेल के अंदर थे, 2-2.5 साल वो जेल में रहे हैं। वो मामला अलग था, उसमें जो है वो था कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे उनके ऊपर, तो उस पर था। अब ये देखना होगा जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें, देखिए ये बातें तो आरोप लगते हैं और मैंने देखा भी है कि किस तरह से अगर किसी को फायदा पहुंचाना हो तो टेंडर जो उसकी पूरी टेंडर की प्रक्रिया है उसमें जो डिजाइन किया जाता है उसी हिसाब से डिजाइन कर दिया जाता है ताकि एक कंपनी को फायदा पहुंच जाए। तो ये चीजें होती हैं और इसके आरोप भी लगते रहे। ये जो 2.5 साल जेल में रहे थे, क्योंकि अगर ये देखना है कि भाई ये क्या कोई राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हो रही है मामले में भी या आरोप ये कहा जा रहा है भाई दिल्ली में सरकार को घेरने में, एम्बैरेस करने में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की भूमिका थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में। आम आदमी पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं, तो ये उसका बदला लिया जा रहा है। देखिए, मैं इससे कहना ये बड़ा मुश्किल है कि बदला लिया जा रहा है या ये मामला सही है, ये तो अब जांच के बाद पता चलेगा, पूरा होगा। लेकिन जो सत्येंद्र जैन पे पिछला मामला भी था उसमें भी डिली डाली की गई है, उसमें आज तक जो है आरोप जो है वो मतलब इसीलिए मैं आपसे पिछला ही पूछना चाह रहा था, उसमें क्या निकला? ये बरी हो गए या बेल पे हैं? बेल पे हैं ये, बेल पे हैं। और पहला इनको 2 बार बेल मिली, ये पहले एक मेडिकल कारणों के बाद कारण मिली, बाद में रेगुलर बेल मिली। लेकिन उसमें मामला ये था कि मुकदमा ही शुरू नहीं हो पा रहा था। आप जो ईडी है वो आरोप ही, मतलब जो आरोप लगाए जाते हैं, आरोप कोर्ट में लगाए जाते हैं, वो ही नहीं कर पाए थे आप। उन्होंने ये कहा कि हम और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फिर सत्येंद्र जैन की तरफ से भी ये कहा गया कि सीबीआई पहले इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी कर ले। 2-2.5 साल ये जेल में रहे, मुकदमा ही शुरू नहीं। ये अभी मुकदमा भी, वो केस था हवाला ट्रांजैक्शन का, कुछ पैसे वैसे हेर-फेर का था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, और ये 2-2.5 साल जो है जेल में पैसा भेजने का भी था, गोवा पैसा भेजने गोवा इलेक्शन के लिए पैसा भेजने का भी था। इसमें कुछ है ऐसा जैसे ये कह रहे हैं कि भाई टेंडरिंग में मेरी कोई भूमिका नहीं थी? सर सब टेंडरिंग अब वो तो जांच जब करेगी तब ये बात होगी कि क्या हो रहा है। लेकिन ये बात ठीक है, उस समय उस केस में जब जेल वो रहे लंबे समय तक, वो मैं देख रहा था टाइमलाइन उसकी, तो उसमें कुछ ऐसा निकला नहीं जिससे उनको, ये जल मंत्री थे, लेकिन वो सारा केस लंबे समय तक 2 साल से ऊपर के करीबन वो जेल में रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन कुछ उस पर बात बनी नहीं, फिर छोड़ना पड़ा। नहीं, ये बेल पे छोड़ना नहीं। हाँ, मतलब बेल पर आ गए, वो बेल पे आए, और उसमें ये था कि मुकदमा क्योंकि शुरू नहीं हो पा रहा था। और उस समय ये केजरीवाल साहब ने आरोप लगाया था कि दिल्ली चुनाव की वजह से उनको रखा गया। अब वो कह रहे हैं पंजाब चुनाव की वजह से, पंजाब चुनाव की वजह से रखा गया। इसकी सर कि जब दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष थे, जल मंत्री होने के नाते दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष थे, उसी समय उपाध्यक्ष राघव चड्ढा थे दिल्ली जल बोर्ड के, उस समय उपाध्यक्ष वो रहे। जब देख रहा था वो तो बीजेपी ने जो होर्डिंग्स बड़े बड़े लगाए थे, जल घोटाले के 6,000 करोड़ या कुछ कई हजार करोड़ का घोटाला लगाया था, और राघव चड्ढा साहब की फोटो लगाई थी। ईडी वगैरह को भी देखिए बोलना पड़ेगा, इसमें ईडी वगैरह को भी ये कहना पड़ेगा कि आप में वो बीजेपी में है। तो इसके क्या है, देखिए कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। मैं एक लाइन ऐड कर देता हूं, इसमें ईडी वगैरह को भी ये बात समझानी चाहिए लोगों को कि आप इतने समय में क्यों जो है वो अभी तक आरोप कंक्लूजन तक क्यों नहीं कौन समझाता है कि कोई तो भाई आप फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नहीं हुए अब तक। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे सर ने बताया, जब पिछली बार गिरफ्तार हुए तो एक आ गया दिल्ली चुनाव की वजह से ये सब कुछ किया गया है। हालांकि बहुत लंबा अरसा से, वो बहुत पहले ही जेल में चले गए। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ये गिरफ्तार हुए थे, और इनकी क्योंकि ये अपने मामले में पहले ही जेल में जा चुके थे, बट ये भी बाहर आ गए। उन तीनों को भी आरोप मुक्त कर दिया कोर्ट ने। वो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अभी डेट आई है, अभी कल ही उसकी डेट आई है कि अगली सुनवाई अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह वाले मामले में कब होगी, वो लिकर स्कैम के अंदर। लेकिन अब पीछे भी तो आदमी देखता है ना कि अभी तक जो आपने कार्रवाई की उसमें निकला क्या।
अब ये बात ठीक है, ये कहना तो बस सबसे ऑब्वियस आंसर है कि भाई अब वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बताएगी या कोर्ट तय करेगा क्या होगा, इस आरोप में कितना दम है। लेकिन पास्ट आप क्या बताता है? नहीं, मेरा तो मतलब एक तरह से कहें कि व्यवस्था पर से ही भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि भाई कोई भी देश में बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचार हो, घोटाला हो, 2G जीरो लॉस थ्योरी हो गई, कोल घोटाला कोई घोटाला हुआ ही नहीं, ये शराब घोटाला कुछ समझ में ही नहीं आया। तो समझ में नहीं आता कि जो बड़े घोटाले होते हैं और जिसमें विशेष करके बड़े लोग शामिल होते हैं, उसमें छिटपुट तो पकड़े जाते हैं, छिटपुट तो बेचारे उनके साथ जो भी होना होता है वो होता है, बड़े वालों का बहुत कुछ नहीं होता है। और यहीं पर जाकर लगता है कि व्यवस्था क्या सिर्फ वहां तक रहती है कि ठीक है भाई तुमने भ्रष्टाचार किया तो हम पॉलिटिकली तुम्हारे खिलाफ जितना कर सकते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन व्यवस्था एकदम से जेल नहीं भेजेगी, एकदम से दोषी नहीं ठहराएगी। और यहीं जाकर जिसको बार बार कहते हैं लोगों का व्यवस्था पर से विश्वास उठता है। थोड़ा सा करेक्शन करूंगा आपकी बात में, व्यवस्था जेल भेज रही है, आरोप सिद्ध नहीं हो रहे। मैंने कहा तो कि जहां राजनीतिक जितनी देर तक के लिए उतनी देर के लिए जेल भेजा, जेल भी कहां भेजा, जेल तो सजा के बाद वाला होता है। पहले वाला जेल तो सिर्फ पूछताछ हो, जिसको कहें कि वो कोई जेल थोड़ी ना होती, जेल तो असली होती है जब सजा करके जुडिशियल कस्टडी हो, तो न्यायिक हिरासत में। मेरा ये मानना है कि जब आप किसी पर इतने गंभीर आरोप हैं, और ये आज नहीं, अब जैसे उदाहरण के लिए वो चलता था ना क्या जीजा जी और क्या क्या, तो रॉबर्ट वाड्रा पे कौन से केस हैं, कहां है, कोई बताए? नहीं, मैं थोड़ा सा सहमत हूं आपसे त्रिपाठी जी। वो भी कौन सा दल है या किस पार्टी का नेता, ये देख के तय होता है। अभी ठीक है, और रॉबर्ट वाड्रा का ठीक उदाहरण दिया आपने। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से घंटों घंटों की पूछताछ भी होगी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक आजम खान जेल में रहेंगे 2.5 साल 3 साल जितने भी उनको हो गए। अरविंद चीफ मिनिस्टर भी रहेगा 2 महीने जेल के अंदर, 3 महीने जेल। लालू भी रहेगा, सत्येंद्र जैन भी रहेंगे 2.5 साल जेल में, सजा होगी, जिसमें ऐसे मामले और शामिल हो जाए। और ये तो सच है कि अगर कानूनी जो काम करने वाली एजेंसियां हैं और जो उस वक्त की सरकार है, अगर वो न चाहे तो फिर कितने भी बड़े मामले में कुछ नहीं होता नहीं। और 2-2 साल पुराने मामले में, अब ये मामला 2 साल पुराना है नहीं, लेकिन जांच तो पहले से चल रही है ना। नहीं, 2 साल पुराना भले है, और मतलब ये तो कई बार लोगों को लगता है, लेकिन चूंकि एजेंसी ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज किया और कल जाके गिरफ्तारी कर ले। लेकिन एक बात जरूर है जो इसको एजेंसी से ज्यादा सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि अंत में कोई कुछ भी कहे लेकिन सरकार ही उसमें कही जाएगी। जो एजेंसी किसी मामले में अब तक परिणति तक राजनीतिक मामलों में नहीं पहुंचा पा रही है, उस एजेंसी के ऊपर राजनीतिक होने का आरोप लगेगा। एक लाइन की बात है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला है, सत्येंद्र जैन ने क्या किया है वो जब तक एजेंसी साबित नहीं कर देगी तब तक अब ये डिबेट होगी, तो उसमें एक लाइन की बात आएगी, देखो अरविंद केजरीवाल बाहर निकल आए, एक लाइन की बात। ठीक बात। और बाकी अरविंद जी तो अरविंद जी हैं, उनके पास रॉ वाला भी है, IB वाला भी है, अब ACB वाला भी है, तो वो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा उनके लिंक्स हैं। मुझे लग रहा है कोई कंट्रोल ही नहीं बचा है। कुछ लोग अरविंद जी को बता रहे हैं, कुछ लोग राहुल जी को बता रहे हैं। सर, अरविंद जी को कोई कुछ नहीं बताता है। अरविंद जी को IB भी बताती है, अरविंद जी को ACB भी बताती है, ऐसा थोड़ी होता है सर। लेकिन उनको बता मैं तो रहे हैं, मान रहा था, उन्होंने कहा, इसलिए आप और नाराज वो हो गए। सार्वजनिक लिख रहे हैं। हाँ, तो हमेशा लिखते हैं। उन्होंने गुजरात में बताया था कि IB वाले ने मुझे फोन कर कहा था, जो ठीक मोदी जी के साथ है, उस IB वाले ने बताया था कि भाई आपकी तो सरकार बन रही है, इसीलिए मोदी जी बहुत परेशान हैं। अगर सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो जाएंगे, पंजाब के चुनाव पे क्या असर पड़ जाएगा? वैसे चलिए पॉलिटिकल बात करते हैं। और देखिए अब ये क्या असर कुछ पड़ रहा नहीं, कोई लेना देना नहीं है। आप कहना कि मुझे पंजाब के चुनाव के लिए प्रभारी नहीं, लेकिन सर यदि कोई एजेंसी, जैसे अभी बात हुई कि 2 साल से मामला चल रहा है और 2 साल के बाद आप उनको जेल भेज दें और फिर 2 साल जेल में रहने के बाद पता पड़ा कि नहीं, केस ही कुछ नहीं बना है, फैक्स ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे? सर, मैं तो साथ हूं इस बात पे आपके कि भाई ये क्रेडिबिलिटी का सवाल बन गया है एजेंसी का। त्रिपाठी जी भी यही कह रहे हैं। भाई ठोस बात। और दूसरा ये, अब इस पर भी काम होना चाहिए। ये जानकारियां थोड़ी ज्यादा देनी चाहिए पब्लिक को कि क्या केस है, इसमें आपने क्या पाया है, क्यों आपने और क्यों दोषी पा रहे हैं। नहीं तो कैसे? ईडी ने कोर्ट में क्या कहा? ईडी ने कहा कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, हमें कुछ और मिला है, ये नहीं बताया क्या मिला। तो फिर ये तो एजेंसीज को जवाब देने की जरूरत है, जो क्या कर रहे हैं। चलें, अब इसमें आगे कुछ आएगा तो बात करेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक है दिल्ली में, इंदिरा भवन में 3 बजे मीटिंग शुरू होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्षता करेंगे। राहुल गांधी आएंगे, सोनिया जी आएंगी, प्रियंका जी भी इसमें आएंगे, तमाम सीनियर लीडर होंगे। मुद्दे क्या होंगे? जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आज की मीटिंग में केंद्र सरकार को कैसे हम और सहज करें, घेरें, ये सब बातें होंगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा, छात्रों का इशू, ये सब होगा। और कांग्रेस को ये तो खैर बात उनको परेशान कर ही रही है कि अगले संसद सत्र में या कोई स्पेशल सेशन बुला करके सरकार महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन बिल ना पास करा ले, तो इस पर भी वो बात करेगी। और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए
कांग्रेस के लिए कि कैसे वो ये इंश्योर करे कि सरकार को 2/3 बहुमत ना मिले। इसके लिए क्या करेंगे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लोकसभा विधानसभा के जो इलेक्शन होने हैं उसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन क्योंकि अभी सेशन के बाद ये बड़ी जीत के तौर पर बताया ना कांग्रेस ने कि हमने डिलिमिटेशन बिल पास नहीं होने दिया, तो अब ये काम है असली राहुल गांधी का कि वो सारे दलों से बात करें, खास तौर पर डीएमके से, कि भाई ये उधर ना चले जाएं, क्योंकि डीएमके उधर गए तो सरकार ने आधी लड़ाई, उधर गए तो सरकार की आधी लड़ाई जीती भाई मानिए आप। तो क्या राहुल गांधी रोक पाएंगे उनको? जी नहीं, राहुल गांधी सिर्फ डीएमके से क्यों, राहुल गांधी शरद पवार से भी बात करें। मतलब शरद पवार तो उनके पुराने सहयोगी रहे हैं, लंबे समय से सहयोगी, शरद पवार से बात कर सकते हैं और सबसे लोगों से बात करना पड़ेगी। और अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई, तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम का जो विवाद चल रहा है और कांग्रेस की जिस तरीके से आलोचना हो रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस उससे फैसला करेगी कि भाई हमें 2 स्टैंड पे आगे बढ़ना है, ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है और उस पर हम झुकने नहीं वाले हैं। इसके अलावा तमाम राज्यों के चुनाव है, तो मुझे लगता है कि पंजाब की भी बात होगी। पंजाब के अंदर जिस तरीके से चन्नी ने परेशान करके रखा हो, तो पंजाब में क्या करना है। उत्तर प्रदेश को लेकर बात होगी, छात्रों को लेकर बात होगी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से गूंज कार्यक्रम किया है, कहा तो ये भी जा रहा था कि धन्यवाद प्रस्ताव आएगा राहुल गांधी के लिए कि उनने अच्छा मुद्दा छात्रों का उठाया और राहुल गांधी के कारण शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, सरकार बैकफुट पे आई है। तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का अभिनंदन भी यहाँ अभिनंदन होने वाला है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के अंदर। किस लिए? कि राहुल गांधी के कारण शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, राहुल गांधी के कारण हुआ, और राहुल गांधी थे जिनके कारण गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सेशन में नहीं आ पाए। ये राहुल गांधी ने जो लीड ली इसके अंदर, तो उसके लिए राहुल गांधी का वहां पर सत्कार करने की बात हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर राहुल गांधी सच में ऐसा मानते हैं कि उनकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, तो कांग्रेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। नहीं, वो तो ये मानते ही हैं। भाई अगर वो क्यों लग रहा है प्रॉब्लम में है? राहुल जी के दबाव की वजह से हुआ है सब, इसमें कोई कहने की बात है? राहुल जी पीएम आवास के सामने चले गए तो 4 लोग उठा के उनको ले गए थे। ये बातें, ये क्रेडिट कांग्रेस उनको दे तो प्रॉब्लम नहीं है। राहुल जी को लगने लगे कि मैंने इस्तीफा करा दिया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। कांग्रेस यदि सम्मान भी कर रही हो, अभिनंदन भी कर रही हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन राहुल जी भी ऐसे ही सोचते हो तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस ने दबाव तो बनाया ही, राहुल जी न सोचते जरूरी है कि नहीं है। राहुल जी न सोचते आप मानते हैं क्या कि कांग्रेस की वजह से इस्तीफा हुआ? नहीं, कांग्रेस की वजह से इस्तीफा नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस उनका अभिनंदन करे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। राहुल, आपकी बात से सहमत हूं मैं तो कि राहुल जी को ये नहीं समझना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने भी एक भूमिका तो निभाई ना, स्टेप बाय स्टेप सब चीजें होती है। बच्चों ने भी आंदोलन किया, कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से किया, जो कर रहे हैं वो कर रहे होंगे। अब ये तो कह नहीं सकते कि होम मिनिस्टर की वजह से इस्तीफा दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। नहीं, जिसकी वजह से दिया बोले ना, सीजेपी की वजह से दिया है। तो राहुल गांधी जी के मुंह से सीजेपी नहीं सुना हमने आज तक। कांग्रेस की कमेटी में सीजेपी को अभिनंदन करेंगे। छात्रों का नाम लेते हैं तो बोले ना, छात्रों की जीत हुई है। आप लोग जाने क्या बहस कर रहे हैं? सच बात यही है कि राहुल जी की ही वजह से जो हो रहा है देश में हो रहा है। राहुल जी की वजह से आप देखिए जितने निर्णय लेने पड़ते हैं मोदी जी को, सब राहुल जी की वजह से लेते हैं। अब उसमें ये नया जुड़ा है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। फिर ये देखिए अभी झारखंड में भी राहुल जी की वजह से हो गया। देश में जो होगा वो राहुल जी की वजह से होगा। और यहां तक कि जो निर्णय आप देखिए, सरकार के जो बड़े निर्णय होते हैं, चाहे इकोनॉमिक फैसले होते हैं, वो भी अंत में राहुल जी के दबाव की वजह से होते हैं। तो होते राहुल जी की वजह से। झारखंड में तो राहुल जी ने वो हमको, अभी आप इतने दिन से कह रहे थे कि झारखंड में क्यों नहीं दिया, राहुल जी ने क्यों प्रेशर नहीं कर रहा है। जब उन्होंने चिट्ठी लिख दी तो आप उनको मान नहीं रहे। झारखंड में तो थोड़ा सा झारखंड में उसका असर रहा होगा क्योंकि वो उनका सहयोग है। और देख लें सर, राहुल जी का कॉन्फिडेंस देख के आप लोग नहीं लग रहा है कि उनको ये लग रहा है? इस बैठक में राहुल गांधी बताने वाले सारे मुख्यमंत्री को, जहां उनकी सरकार है, चाहे फिर वो कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, हिमाचल प्रदेश हो, कि भाई युवाओं को नाराज नहीं करना है, युवाओं के पेपर को लेकर, बाकी चीजों को लेकर वहां फोकस करना है। राहुल गांधी की बात चल रही थी, उनकी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है आज, तो बात किसी ने पूछी हमारे साथियों ने कि भाई झारखंड का क्रेडिट किसको जाएगा? झारखंड का क्रेडिट राहुल जी को जाना चाहिए। झारखंड का अपडेट आपको मैं दे दूं, आंदोलन नहीं रुका है छात्रों का, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं अभी भी स्टूडेंट वहां से। कुछ एक ने अपना अनशन जरूर तोड़ दिया है, लेकिन छात्र जिस स्टेडियम में वो प्रदर्शन कर रहे थे, या स्टेडियम कोई घर बना लिया था उन्होंने 1 महीने से, वहां पर अभी कई स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हाँ ठीक है, कुछ भीड़ कम जरूर हो गई वहां पर, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन आंदोलनकार, जो मेन आंदोलनकारी छात्रों का जो कोर है, वो नहीं वहां से हटा है। सरकार क्या बातें मान चुकी है? सरकार ने 2014 के बाद से हुए जेएसएससी सीजीएल की सारी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। 14 ऑनवर्ड्स 44 परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, और इनमें से बहुत सी परीक्षाओं के बाद, नतीजों के बाद भर्तियां हो चुकी हैं। वो उनमें लोग नौकरियां कर रहे हैं, नौकरी करने वालों के आंकड़े लोग अलग अलग दे रहे हैं
कोई कह रहा है 2000 से ज्यादा लोग हैं जिनकी नौकरियां चली जाएंगी, फिलहाल फौरी तौर पर तो जाएगी, अगर आप परीक्षा ही कैंसिल कर देंगे तो वो नौकरी कैसे करेगा। तो अब वो लोग आ गए हैं सामने, तो आंदोलनकारी छात्र इसको अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन इससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका भविष्य बिल्कुल खतरे में पड़ गया है, जिनकी नौकरी इन एग्जाम्स के जरिए लगी थी, उनके सामने रोजी रोटी का सवाल तो खड़ा होगा। अब ऐसे लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनकी नौकरियां जाने का खतरा हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि आप भीड़ के दबाव में आ गए। हेमंत सोरेन, उन लोगों ने एक भीड़ जमा कर ली, उन्होंने सड़क पर उन्होंने मार्च निकाला, तो आप दबाव में आ गए। अब ये कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे, और ऐसे मामले कोर्ट जाते ही हैं। और कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट पहले तो हर फैसले पर रोक लगाता है, मतलब जनरली ऐसा ही होता है, और फिर कोर्ट फिर उस पूरे उसको स्टडी करता है, सुनवाई करता है, फिर वो आगे जो निर्देश वो दे। लेकिन अभी जो लोगों की नौकरियां गई, मैंने बहुत लोगों को सुना, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम कोई दूसरी नौकरी करते थे, हमने इम्तिहान दिया, उसके बाद हमने वो नौकरी छोड़ दी, फिर कि हम यहाँ पे आए, हमारा क्या होगा। कोई कह रहा है मैं सिंगल ब्रेड अर्नर हूँ, परिवार का इकलौता हूँ जो नौकरी करता हूँ, मेरे परिवार का क्या होगा। कोई कह रहा है मैंने लोन लिया था, वो चुकाना है, उसका क्या होगा। कोई कह रहा है मेरी शादी होने वाली थी, अब क्या होगा। तो ये सारी समस्याएं भी जेन्युइन है, इनकी भी प्रॉब्लम जेन्युइन है। वो ये भी कह रहे हैं भाई चोर को पकड़ो ना, मैंने तो पैसे देके एग्जाम नहीं पास किया, मैंने तो पढ़ाई करके पास किया है, और नहीं किया तो आप सिद्ध करो पहले, मेरी नौकरी कैसे ले लोगे। तो हेमंत सोरेन की दोनों तरफ से फंस गए, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। कुछ लोगों की बातें आपको मैं सुनवाता हूं जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है कि जो लोग पाए जाएंगे उनको उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी। ये ज्वाइंट लेटर में मेंशन्ड है, और इसको लेकर के हम आए हैं। हम लोगों के ऊपर कोई मंत्री, कोई नेता का एहसान नहीं है, हम लोगों के ऊपर कोर्ट है, कोर्ट के आदेश से आए हैं, और समझना चाहिए मुख्यमंत्री को, तानाशाही नहीं चलेगा। रद्द कराने के लिए आंदोलन कर रहा था, हम लोग पदाधिकारी थे, अपना मर्यादा जानते थे कि नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं बोलना, हम लोग सरकार के अंग हैं, इसलिए हम लोग साथ 2000 हम लोग जा नहीं सकते थे उन लोग से भिड़ने के लिए। लेकिन अब आत्मसम्मान की लड़ाई तो है। मेरा वर्थ कोई आज रात में एक उठ के ऑर्डर निकाल देता है और बोलता है कि तुम जेन्युइन नहीं हो, तुम किस हक से यहाँ आए हो, तो वो आपको कौन अथॉरिटी दिया ये सवाल उठाने वाला। हाई कोर्ट के जजमेंट पे हम यहाँ आए थे, तो मैं सबसे अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती हूँ। 26 सालों का हिसाब दो, जब से झारखंड बना है तब से एक नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ ढंग से नहीं हो पाई है, तो उसका ठीकरा हमारे सर पे क्यों फोड़ रहे हो आप एसओपी बनाते हो, आप एक्ट लाते हो कि चोरी नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, उसके बाद वो एक्ट अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो ये तंत्र का फेलियर है। एक रात में 17 नियुक्तियां कैंसिल हो रही है जिस राज्य में, आप समझ लीजिए वहाँ क्या हाल है। अब इनकी बातें सुनते हैं तो इनकी बात भी जो है, इनकी परेशानी भी जो है वाजिब लगती है। कितने लोगों पे असर पड़ेगा सर? कितने लोग बैठे होंगे इम्तिहान में जो जिनके रद्द हुए हैं? सर इसमें आए ना इसमें 12 लोगों को नौकरियां मिली हैं, वो लगभग 2000 लोग हैं। 2000 लोग हैं, लगभग 2000 लोग हैं, और उनकी 16 लाख अभ्यर्थी थे। 16 लाख और इसमें 44 एग्जाम थे, जेपीएससी के, जीएसएससी के और सीजीएल के। ओके, मैं तो किसी को सुना, उसने कहा कोई मतलब आज भास्कर ने बहुत कह रहा था कि आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, ये दैनिक भास्कर ने कई हजारों में हो सकता है। दैनिक भास्कर के रांची एडिशन ने बहुत अच्छी स्टोरी, स्पेशल स्टोरी इसके ऊपर की, उन्होंने बताया है टोटल डिटेल दिए कि मतलब 22 परीक्षा है तो उन्होंने रद्द कर दी, और 23 परीक्षाओं की जो सीआईडी जांच हो रही है उसमें 2044 अफसर जो थे इन्वॉल्व, उन सबकी जांच हो रही है, और सबको मतलब ड्यूटी से फ्री कर दिया है सरकार ने। ड्यूटी से फ्री भी कर दिया, ड्यूटी से करने का प्लान कर रही है सरकार उसको कि वो ड्यूटी से फ्री कर दिया जाएगा। तो बड़े स्तर पर इसकी कोशिश की जा रही है, और पूरी जितनी परीक्षाएं उन्होंने निरस्त की है उसकी पूरी सूची दी है, और कितने अभ्यर्थी थे, 16 लाख विद्यार्थी। जो आपने दो कैटेगरी बताई आप, हाँ, कि 22 तो निरस्त हो गई है, तो वो तो उनकी तो नौकरी जाएगी जाएगी। और ये जो बाकी जांच होगी, 23 परीक्षाओं की सीआईडी जांच होगी, हाँ, उसमें नियुक्त 2044 अफसर भी जांच के घेरे में है। वो भी, हाँ, वो 23 की जांच होगी कि उसमें से कितने को निरस्त करना है, कितने को निरस्त नहीं करना है। तो आंकड़ा ज्यादा हुआ ना सर? 2000 ज्यादा होगा। अभी तक 2000 नहीं आ रहा है। 2000 भी बहुत होते हैं। वैसे तो सरकार ने कमेटी भी बनाई है कि ये जेपीएससी और जो है जीएसएससी को किस तरह से जो है ठीक किया जाए। अब बताइए कि भाई झारखंड के जब स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, हम लोग भी कह रहे थे जेन्युइन प्रोटेस्ट है, मांगे माननी चाहिए। अब इनकी बात सुन रहे हैं तो इनकी पीड़ा अलग है। हेमंत सोरेन ने जो किया वो न्याय किया कि नहीं किया, दबाव में आ गए, या जो किया ठीक किया, कैसे देखते हैं आप? बताएं सरकार। देखिए, दोनों लोग अलग अलग स्तर पर बात कर रहे हैं, और ये हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा ब्लैंकेट सरकार कर देगी, ऐसा तो करेगी नहीं कि ये रस्ट इनको सबको हटा देगी। वो उसको एक कोई जांच कमेटी, इन्वेस्टिगेशन, कोई जुडिशियल या जो भी उनका ऑफिशियल जो भी होगा उस पर कमेटी जांच करके फिर देखेगी कितने लोग जेन्युइन हैं, कितने लोग नहीं है जेन्युइन। और यदि जेन्युइन होंगे तो उनको रखना ही पड़ेगा, वो वैसे जाकर कोर्ट से चले जाएंगे।
कोर्ट में उनको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वो गलत तरीके से हुआ है कि सही तरीके से हुआ है। लेकिन ये सारे कारण नहीं चल सकते जो आप कहें कि मैं सिंगल ब्रेड अर्नर हूँ, मेरी शादी हो गई है या नहीं। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि भाई आप उसमें गड़बड़ तरीके से नहीं आए। प्रूव करेगा? सरकार प्रूव करेगी। सरकार के लिए मैं कह रहा हूँ, सरकार को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये लोग ठीक तरीके से आए हैं, ये लोग ठीक तरीके से नहीं आए हैं। और ये हमेशा ही परेशानी होती है। लेकिन ये वाले लॉजिक्स नहीं चलते कि नहीं आप अकेले ब्रेड अर्नर हैं, वो अकेला बेटा है, उसकी शादी हो गई है, उनके 3 बच्चे हो गए हैं और अब वो कहाँ जाएंगे। ये सब काम तो नहीं चलता। जो ईमानदारी से जांचो उनको हटाया जाए, या तो फिर आप कहते हैं कि इनको रख दिए फिर नए और ले आइए, तो फिर तो बात ही क्या होगी। कुछ ना कुछ गड़बड़ जो होती है उनके लिए तो हमेशा ही जांच होती है ना, उनके खिलाफ एक्शन भी होता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा गलत तरीके से, यदि नहीं भर्ती होती तो फिर ये सारा झगड़ा ही क्यों होता। एक ये अच्छा क्लैरिटी दे दी समीर जी ने जो मुझे पढ़वा रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा समेत कुल 22 परीक्षाएं रद्द की गई हैं। 6 परीक्षाओं के क्रेडेंशियल्स जांच के लिए सीआईडी को दिए गए हैं। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक इन परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा 17 परीक्षाओं में कथित अनियमितता की जांच सीआईडी से कराने का निर्णय हुआ है। रद्द की जा चुकी 22 परीक्षाओं में से 4 परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। तो 22 में से 4 की प्रक्रिया ही पूरी हुई थी। उनमें ये जो 2394 लोग जो नौकरी कर रहे थे ये केवल 4 परीक्षाओं के थे। अब आप सोचिए 44 परीक्षाओं पे संदेह है, जिनमें से 4 परीक्षा, जिनमें से केवल 4 परीक्षा में क्लियर किया, लगभग 2500 लोग जो हैं उनकी नियुक्ति हुई थी। तो अब बताइए। हाँ वो ठीक है, तो मसला इन 2500 लोगों का बच्चों अभी का फिलहाल इन 2500 लोगों का है। और ये किस किस पद के हैं ये अब ये भी इंटरेस्टिंग है। ये जिनकी नौकरियां गई हैं बहुत इन डेप्थ डिटेल में 2000 लोग हैं। सीजीएल के 1932 हैं। सीजीएल में ग्रेड 2 ग्रेड 3 के लोग लगते हैं और ग्रेड 3 के लोग हैं। ठीक है। और जो सिविल मतलब जो स्टेट सिविल सर्विस के हैं, सीडीपीओ रैंक के 64 लोग हैं। नहीं वो मुद्दा वो नहीं है ना कि कौन क्या क्या है, लेकिन वो सरकार इस बात का जांच करे, साफ करे कि भाई कौन लोग गड़बड़। जी बताइए किसके साथ हैं? नहीं, मैं तो उन गरीब बेबस व्यवस्था तंत्र से मारे हुए छात्रों के साथ हूं जो दोनों पाले में खड़े हैं। और आप कह रहे थे कि हेमंत सोरेन जी ने न्याय किया कि नहीं। न्याय तो वो कर सकता है जो खुद अपराध में भागी न हो। और जब आप आरोपित होते हैं तो फिर पहला काम है कि उससे खुद को अलग करते हैं। और उससे अलग करने का काम क्या था? आप किसी और को जांच दे देते हैं, वो पद किसी और को दे देते हैं जो न्याय का निर्णय लेगा। आपने क्या किया? कहा ना हम सीबीआई की जांच नहीं कराएंगे, हम ही निर्णय लेंगे। अब अगर आरोपित आप हैं, आपके ऊपर कहा जा रहा है कि सारा घपला घोटाला हुआ। और देखिए मैं तो सचमुच मैं भी नहीं जानता था, लेकिन मेरी इधर कम से कम 1 दर्जन छात्रों से और जिन्होंने नौकरी हासिल कर ली है उनसे भी मेरी बात हुई है। दोनों तरह के मामले इतने भीषण हैं कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जिस तरह से लोगों की नियुक्तियां हुई हैं उसमें आप कह ही नहीं सकते कि मेरा वाला ठीक है या इनका वाला गड़बड़ है, या हम दोनों गड़बड़ हैं या हम दोनों ठीक हैं। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि 50% से ऊपर सिर्फ पैसे लेकर लोग हुए हैं, लेकिन 50% तो सही भी होंगे। तो अन्याय तो उनके साथ हो रहा है। हाँ। तो मूल बात यह थी कि सीबीआई जांच कराए। दूसरा क्या है, जब आपने इस व्यवस्था को उसी तरह से चला दिया, यानी आपने तय कर लिया कि जैसे ही भर्ती आएगी हमारे लिए कमाई का जरिया बन जाएगा। अब उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं आप टीडीपीएल एजेंसी पे डाल देते हैं, आपको खिंगाते पे डाल देते हैं, आपको किसी क्लर्क पे डाल देते हैं आप। लेकिन इतना बड़ा तंत्र अगर व्यवस्थित तरीके से चल रहा हो, 44 परीक्षाएं, मतलब समझ रहे हैं सर। मेरा सवाल बड़ा लिमिटेड है इस आज आपसे। वो सवाल केवल इतना है, छात्रों की मांग थी सारी परीक्षाएं और उनमें जो भर्तियां हुई वो निरस्त करो। सरकार ने कर दी। सरकार पहले भी तो यही कह रही थी ना, हम जांच करा रहे हैं। जांच की बात सुनिए, नहीं वो सीआईडी जांच तो वो करा ही रहे थे। वो ये भी कह सकते थे हम चलिए 2014 से हम ही जांच करेंगे। बात अटक गई, सीबीआई जांच करे या आप जांच करें। मेरा सवाल है जांच तक इन नियुक्तियों का क्या करना था? देखिए मैं तो अब इसके आगे की बात कर रहा हूं। आप जांच कराइए और जो लोग सीधे तौर पर पकड़ में आ जाएं उनको आप नौकरी से बाहर कीजिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ करिए अगर हिम्मत। तब तक नौकरी चलती रहनी चाहिए ना। नहीं जाहिर है, अनलेस प्रूवन गिल्टी नौकरी तब तक चलती रहे अगर ऐसे वो नहीं हो रहा है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू यह है कि आप में अगर सचमुच साहस है तो आप इतनी नौकरियां नए सिरे से निकालिए और ईमानदारी से कोई एक परीक्षा कराइए। भाई 44 बेईमानी से हुई, एक परीक्षा ईमानदारी से करा के दिखाओ। पहला तो यह होना चाहिए ना, क्योंकि आप देखिए ये वाला सवाल तो हो ही नहीं सकता। और हम देखते हैं जब भी ऐसी परीक्षाएं होती हैं कोई तो एक बच्चा होगा ना जो बेचारा एकदम ईमानदारी से किया होगा और उसके लिए तो एकदम सब गड़बड़ हो गया।
चाहे जितना भ्रष्टाचार हो, कोई एक आध दो लोग तो उसमें ईमानदारी से काम किए होंगे। लेकिन जब ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगे तो आप क्या करेंगे? आप यही मांग करेंगे ना कि भाई परीक्षा रद्द करो, आप यही मांग करेंगे कि फिर से करा दो, और जिनको आपने नौकरियां दे दी हैं तो या तो आप अतिरिक्त नौकरियां निकालिए और उसके साथ करते हुए जांच करिए, जिसको पकड़िएगा उसको बाहर कीजिएगा, और नहीं तो आप स्टे कर दीजिए। एक कहते हैं ना सस्पेंडेड मोड। और दूसरा इसका एक और पहलू जो है वो जिस पर हम लोग कम बात कर रहे हैं वो होना चाहिए, जब 44 भर्तियां जो हैं वो परीक्षाएं जो हैं वो उनमें चोरी हुई, ऐसा शक अगर जाहिर किया जा रहा है, तो ये 24 में जीत कर आए हेमंत सोरेन जी, इससे पहले 5 साल यही थे, तो 7 साल तो इन्हीं की डायरेक्ट सरकार हो गई, उससे पहले 5 साल बीजेपी की सरकार थी। चलिए 2014 से ही बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 2014 से ही जांच बैठाई है, तो इसका ठीकरा राइट टिल द टॉप इन दो सरकारों में 2.5 सरकार में क्यों ना जाए? इस पे देखिए ये परीक्षाएं बीजेपी ने भी कराई, ये परीक्षाएं हेमंत सोरेन ने भी कराई, बिल्कुल कराई, इन दोनों पे भी तो आंच आए। सब पर आरोप लगा है। लेकिन अब जैसे उदाहरण के लिए, चूंकि बाबूलाल मरांडी के ऊपर आरोप लगाए, बाबूलाल मरांडी ने सार्वजनिक तौर पर जवाब दे दिया और बताया कि ये है, कब से परीक्षाएं शुरू हुई, कब मैं मुख्यमंत्री था। रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में जो हो सका, लेकिन मूल रूप से जो बड़ा जिसको तंत्र कह रहे हैं वो इनके पहले के और अभी के कार्यकाल में हुआ है। अगर पहले के में है, भाजपा की भी सरकार रही तो उसको भी आप कराइए। आप हेमंत सोरेन पे के कार्यकाल तक ही मांगते हैं। दिख रहा है जो ना, आप उसको अगर ध्यान से देखें तो ये उबाल अभी का है, पिछले 5-7 साल। बाकी मैं कह रहा हूं पहले का भी है तो उसको भी कराइए। उन्होंने 12 साल ले लिए, इसका मतलब वो बीजेपी सरकार को शामिल करके सर इसीलिए कर रहे हैं ना, जिससे कि वो कमजोर पड़ जाए। भाई जिससे कि आप बात ही नहीं कर, मैं तो कह रहा हूं बीजेपी का है तो उनको भी कराइए, लेकिन आपके कार्यकाल में तो सीधे सीधे हुआ है, उसकी तो कोई जवाबदेही ले। चलिए, मैं आपको जो कह रहा था वो सीजेपी वाले जो कर रहे हैं, क्योंकि अब स्टूडेंट्स का मुद्दा सबको लग रहा है कि यही है स्वर्ग की सीढ़ी, तो उस पर सब चल पड़े हैं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद जो एक ट्रेंड चला है वो मैं आपको बता रहा हूं। जेनजी के नाम पर, बच्चों की स्कूलिंग के नाम पर क्या हो रहा है, जगह जगह आपने देखा प्रदर्शन वगैरह होते हुए दिखाई दिए। अब अभिजीत दीपके क्या कर रहे हैं और इनके साथ इनके सीजेपी के और लोग क्या कर रहे हैं वो मैं आपको जो है बताता हूं। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके, कल उन्होंने कई स्कूलों का दौरा किया, महाराष्ट्र में हिंगोली में थे खास तौर पर, तो एक सरकारी स्कूलों में गए, बच्चों से बात की। ये वीडियो देख लीजिए, वीडियो को फुल स्क्रीन ले लीजिए, हाँ, ताकि पता लगे ना कि एक्चुअली क्या हालत थी उस स्कूल की जहां की ये समस्या बता रहे थे। अब कई लोगों को ये पूछ रहे हैं कि ये डीएम है, एचडीएम है, एडीएम है, कौन है कि आप ऐसे जाएंगे हाथ बांध के और आप बताएंगे मास्टर जी बताओ कितने घंटे आते हो, बताओ कि आप स्कूल में क्या पढ़ाते हो, बताइए ब्लैक बोर्ड ठीक है कि नहीं है, किताबें ठीक है कि नहीं है, बेंच है कि नहीं है, खाना कहाँ बनाते हो। मतलब क्या राइट है उनको ये पूछने का? ऐसा एक सेक्शन है जो ये सवाल उन पे पूछ रहा है। दूसरा सेक्शन कह रहा है चलो कोई तो सुध ले रहा है, कोई तो जाके हालचाल देख रहा है कि हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आज 2026 में हम खड़े हैं तो वहाँ हमने क्या मिला बच्चों को, क्या दे रहे हैं हम। ऐसा भी एक वर्ग है जिसको ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये बात हम लोग करेंगे। तो एक दो वीडियो हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ कि स्कूल में जाकर के उन्होंने क्या किया। एक खास वीडियो है जिसमें एक ये कमरे में जाते हैं, काल कोठरी सी दिख रही है, काला काला पूरा कमरा दिखता है, उस कमरे में खाना बनता है, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। देख एक बार वीडियोस देख लीजिए। किचन की हालत आप देख सकते हो, ये पूरी छत टपक रही है, पूरे यहाँ पर वेब्स लगे हुए हैं और ये दीवारें देखिए, मतलब यहाँ पर खाना बन रहा है, जो यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं, जो गांव के बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते हैं उनको यहाँ पर ऐसी कंडीशन में खाना बनाया जा रहा है। ये ऊपर से पूरी छत टपक रही है, आप देख सकते हो, नीचे पूरा पानी गिर रहा है यहाँ पर, और चूल्हे पर खाना बन रहा है। सरकार दावा करती है सिलेंडर का, उज्ज्वला योजना का, लेकिन यहाँ पर हकीकत ये है कि चूल्हे पर खाना बन रहा है। तस्वीरों को मुझे ऐसा लगा, मैं इस मुद्दे पर यह बात मुझे खटकती तो जरूर है कि कोई भी रैंडम तो नहीं जा सकता स्कूल के अंदर, ऐसे तो कोई भी फिर कुछ भी करेगा, कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए। यह बात ठीक है कि ये कोई सवाल उठाना चाहता है, जाकर देखना चाहता है, ये पहला राइट है इन बच्चों के माता पिताओं का। सबसे पहले तो कि आप जाइए और आप जाकर के अगर आपको कोई शिकायत है तो वो पहला उनको अख्तियार है शिकायत करने का। हाँ,
व्यवस्था अगर किसी को जाकर के देखनी है तो अब वो सरपंच है या जो भी गांव में अधिकारी है, जो भी है, कोई शिक्षा अधिकारी हो, आप उसके पास जाइए और उससे कहिए कि हम सब देखना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते हैं। वो एक अलग तरीका है, लेकिन कहीं भी घुस जाना ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे दीप के साहब जितनी मन में सोच के गए होंगे कि मुझे बहुत बदहाल परिस्थिति मिलेगी, उतनी नहीं मिली उनको। नहीं मिली। वो जो क्लासरूम है वो भी इतना बुरा नहीं है, यूनिफॉर्म में है बच्चे, बेंच पे बैठे हैं, ब्लैक बोर्ड भी है, मास्टर भी है, और व्यवस्था बेंच वो भी, शेल्फ वेल भी सब उसमें दिख रहा है। अब ये वीडियो जहां उन्होंने कहा खाना बन रहा है, ये वीडियो क्यों मैंने कहा इंटरेस्टिंग है, कहते हैं चूल्हे पे बन रहा है। ये वाला देखे क्वाली वाला, हाँ ये वाला चूल्हे पे बन रहा है। हमारे चूल्हे पे गाँव में ऐसा तो ही खत्म हो गया चूल्हा सिस्टम, बनता है। फिर उन्होंने कहा सिलेंडर नहीं है, तो पीछे एक वो वीडियो पूरा नहीं है, उसमें पीछे एक महिला है, खाना बनाती होंगी, इंचार्ज सुपरवाइजर होंगी। उन्होंने कहा गैस है, मेरे पास गैस की बुक नहीं है। तो उनको समझ में नहीं आया गैस की बुक क्या होती है। तो बोले अच्छा 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 सिलेंडर है। हाँ, तो महिला ने कंफर्म किया कि हाँ सिलेंडर है। तो चूल्हे पे खाना पकाना तो कोई बड़ी बात नहीं। अब चूल्हे पे खाना बनाएंगे तो छत तो काली होगी। और चूल्हे पर खाना बन रहा है, बेहतर होता कि वो खाना दिखाते, खाना कैसा बनता है, खाना खाने लायक है कि नहीं है, न्यूट्रिशियस खाना है कि नहीं है। लेकिन अब ये, अब आप जूरी आप लोग हैं, आप बताइए ये ठीक है, उचित है या नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए अजय दीपके जो कर रहे हैं, मतलब एक समाज के हित में तो स्कूल व्यवस्था सुधारने के तो हित में, लेकिन जिस तरीके से लंबे समय से किया जाएगा, मुझे लगता है वो उसका असर भी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट अच्छे भी हो रहे हैं। जैसे भी उज्जैन में मोहन यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी उज्जैन, वहाँ पर अभी एक स्कूल, बेटियों का स्कूल बहुत दूर शिफ्ट कर दिया था, 3 किलोमीटर दूर स्कूल कर दिया था। तो गरीब बच्चों के बाप ने जाके बोला कि भाई स्कूल इतना दूर शिफ्ट कर रहे हो, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कोई सुनवाई नहीं हुई। सारे बच्चों ने आके स्कूल पे धरना देना शुरू करा। दूसरे दिन जब मामला मीडिया में आया, डीएम आके कहते हैं कि आपका स्कूल शिफ्ट होगा, आप इसी स्कूल में पढ़ेंगे, अब यही व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब छात्रों को भी लग रहा है कि भाई अब अधिकारियों को, और जो डीएम रहते हैं हर शहर में कलेक्टर होता है, ये कलेक्टर की ड्यूटी है कि वो जाके देखे कि वहाँ सिलेंडर है कि नहीं, इनका दबाव सही जगह काम कई जगह कर रहा है। अच्छा तो होगा ना सर, मुझे लगता है व्यवस्था तो सुधरेगी। आप साथ हैं इसमें कुछ बुरा आप इनके एफर्ट के साथ हैं? हाँ, मतलब अच्छा होगा समाज में, इसमें बुरा तो कुछ होना नहीं है। देखिए, जो अभियान इन्होंने स्कूल ठीक करो शुरू किया है, मैं ये देखिए, अब जो जर्नलिस्ट हैं वो भी चले जाते हैं ना, परमिशन लेके जाते हैं, आधे से ज़्यादा जर्नलिस्ट घुस जाते हैं कि अच्छा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो सवाल वो उठा रहे हैं वो बेहद ज़रूरी सवाल है इस देश के, शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था पे बात होनी चाहिए इस देश में कि शिक्षा की हालत क्या है। जो काम वहाँ के अधिकारियों को करना चाहिए, वो अगर ये सब कर रहे हैं तो कोई तो उठा रहा है आवाज। आप भी साथ हैं सर? आपने एक शब्द को काम में लिया कि भाई व्यवस्था के पास जाना चाहिए, है ना। मुश्किल वही तो है कि व्यवस्था ही तो नहीं देख रही, उस व्यवस्था के खिलाफ ही तो ये सारी अव्यवस्था है। अब हम जब व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं तो एक बहुत पॉपुलर शब्द हमारे सब बड़े लोग काम में लेते हैं, अराजकता। मैं कह रहा हूँ देश में थोड़ी अराजकता जरूरी है व्यवस्था को ठीक करने के लिए। इसका कुछ साइड इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं। कुछ लोग ब्लैकमेल करने के लिए भी काम में ले सकते हैं, कुछ लोग और ये भी मानते हुए फॉर डिस्कशन से कि इनके निशाने पर केवल बीजेपी की सरकार है, उससे कोई फर्क नहीं फैक्ट है। हाँ, फैक्ट नहीं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ जो बीजेपी वो जहां जा रहे हैं, इसको आप इसको पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार का ये मेरा मानना है कि इसमें पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स होगी। मैं पॉलिटिक्स को बुरा ही नहीं मानता, पॉलिटिक्स हो कि वो बीजेपी सरकार के खिलाफ ही जा रहे हैं। तो किसी ने मना किया कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के स्कूलों में आप ना जाएं, नहीं, कोई और चला जाए, कोई और चला जाए, और सारा ठेका उन्होंने ही थोड़ी ले रखा है। तो वो जहां जा रहे हैं वो वहां जा रहे हैं। इस व्यवस्था को एक बैलेंस करने की जरूरत है, लेकिन ये एक अच्छी व्यवस्था है। और जब भी ऐसा होता है तो हमको बड़ा वो लगता है। आप भी साथ हैं? मैं इसके साथ हूँ। मतलब इसके हो सकता है कि 100% वो व्यवस्था पर ठीक होता है कि नहीं होता है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक मेजर इनका मुद्दा और तरीका दोनों से आप ठीक है, आप सहमत हैं? बोलिए त्रिपाठी जी। नहीं, मुद्दा बिल्कुल दुरुस्त है, तरीका कतई दुरुस्त नहीं है। और ऐसे अगर हर जिले में 10 लोग तय करेंगे कि हम जाएंगे, तो हम लोग शायद चर्चा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उस विद्यालय के लोगों का जीवन नरक हो जाएगा। टीवी पर तो नहीं आएगा क्योंकि वहाँ दीपके नहीं जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि शहरों में, गाँव में, ऐसी जगहों पर जो छोटे स्तर पर सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं, नेता हैं, वो नहीं जाते, वो जाते हैं, लेकिन उनको इस तरह की कवरेज नहीं मिलती है जिस तरह से अभिजीत दीपके पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अच्छा कि आपने उस तरफ ध्यान दिलाया। मुझे तो विद्यालय बड़ा ठीक सा दिखा, मुझे भी सरकारी विद्यालय इस कमरे को छोड़ दें सिर्फ, तो मुझे तो बड़ा ठीक विद्यालय था। और बड़ा शिक्षक भी बड़ी मेहनत कर रहे थे। जैसे हम देखते हैं प्राइवेट विद्यालयों में चार्ट लगे होते हैं, जगह जगह वो चीजें होती हैं, बढ़िया से सब चीजें, वो सब किया हुआ है।
बच्चे भी पूरी तरह से व्यवस्थित हैं। ये एक कमरा है जिसको कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस पर भी कौन जानता है। अब या तो कोई रिपोर्ट हो पूरी तरह से आए कि बताए कि यहाँ कितना खाना बनता है, किस तरह खाना बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विद्यालय में रहने वाले लोग हैं उनका ये खाने का परमानेंट जुगाड़ है, उन्होंने चूल्हे पे बना रहे हो। कई ऐसी चीजें उसके साथ है। विद्यालय की स्थिति मुझे ऐसी कोई गड़बड़ नहीं। मैं जो कह रहा हूं तरीके के खिलाफ है आप? नहीं, मैं पूरी तरह इसके खिलाफ हूं, क्योंकि और मैं पता नहीं विजय जी और राहुल जी, समीर जी, सब लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। ईश्वर करे कि ये हो, 1% भी अगर ठीक कराने की इनकी मंशा हो तो मैं इनके साथ खड़ा हूं। जैसे इन्होंने कहा कि वो जो राजनीति से किसी को ऐतराज नहीं है। मैं तो पूर्णतः मैं तो मानता हूं कि राजनीति होनी ही चाहिए, बिना राजनीति के लोकतंत्र कैसे चलेगा भाई। लेकिन इनकी मंशा उसकी भी नहीं है। इनकी मंशा जो दूसरे तरह की एक स्थिति पैदा करने की है, और थोड़ी अराजकता समाज को सभ्य रखने के लिए जरूरी हो सकती है, या कहें कि थोड़ा प्रेशर ग्रुप, अराजकता ना कहें, लेकिन जब उसको आप अराजकता को टूल के तौर पर इस्तेमाल करने लगते हैं, और फिर मैं कह रहा हूं इनका क्रेडेंशियल नहीं। मैं अच्छा ठीक है, मैं अब शब्द जैसे उदाहरण के लिए मैं शब्द नियत देता हूं। नियत ठीक है इनकी की नहीं? नियत ठीक है तो फिर नियत कतई नहीं ठीक है। नहीं ठीक है। अरे नियत, आप इतने दिनों में नियत ठीक कैसे कह पा रहे हैं? हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। और हम लोग कह देते हैं डिबेट, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं। अरे भाई, अगर नियत ठीक होती तो ये झारखंड में होते, जहां 44 पेपर। आप कल्पना कीजिए ना। मैं फिर कह रहा हूं, चलें सर, ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। 1% भी सुधरे तो मैं इनके साथ खड़ा हूं। इनसे जुड़ी और खबरें हैं हमारे पास, तो ये बहस थोड़ी सी और कर लें, क्योंकि ये बहस जरूरी भी है और होनी चाहिए। ये बात तो होनी ही चाहिए। देखें, अब आपको उत्तर प्रदेश की खबरें बताने वाला हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि इतनी सीटें हैं, वो बहुत सारी सीटें बता दी उन्होंने, लगभग 200 सीटें ये देने वाली है भाजपा अपने सहयोगियों को। मतलब डर है ये सहयोगियों को देने का। मतलब उन्होंने कहा ये पीडीए वाले सब जो हैं, जाति वाले नेता जो हैं, इनको खुश करने के लिए बीजेपी इनको इतनी सीटें देगी। मतलब चुनाव जाति पे जा रहा है, पीडीए पे जा रहा है, मतलब मैं चुनाव जीत रहा हूं, ये अखिलेश यादव ने कहा। बीजेपी ने भी दावा कर दिया कि ये कांग्रेस को कितनी सीटें देने वाले हैं, वो बात में। अभी जो खबर आ रही है वो ये कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का एक बार फिर एक्शन हुआ है। आज आजम खान से जुड़े ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 जगहों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में यह चल रही है कार्रवाई। आजम खान पर आरोप है कि सरकारी ठेकों से मिलने वाले पैसों की कथित तौर पर दूसरे रास्तों पर उनको डाइवर्ट किया गया। उन पैसों को बाद में यह पैसा जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट के लिए संपत्तियां बनाने में और दूसरे कामों में इस्तेमाल हुआ। ईडी ये पता लगा रही है कि सरकारी ठेकों का पैसा किन लोगों, कंपनियों के जरिए ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। अच्छा, ये है पूरा मामला। एक बार इस पर रिएक्शन आया है इमरान मसूद का, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता। इनको यूपी का प्रवक्ता डिक्लेयर नहीं कर देना चाहिए? ये सभी मामलों के प्रवक्ता, सभी मामलों के प्रवक्ता। लेकिन ठीक है, जिस पर पार्टी नहीं बोलती उस ये कला होती है, इसकी बात अभी करते हैं। आप सुनिए। लेकिन संजय राउत है सर, अभी संजय राउत बन रहे हैं कांग्रेस के। आजम साहब को इन्होंने बर्बाद कर दिया। कौन सी दुश्मनी राजनीति के अंदर इस तरह से नहीं निकाली जाती जो दुश्मनी आजम साहब से निकाली जा रही है। अब तक इनकी छापेमारियां चलेंगी। भाई, शिक्षण संस्थान को क्यों तबाह करना चाहते हैं? आप उसे अपने कब्जे में लेकर के चला लो यार। बहुत सारे तरीके हैं, रेगुलराइज करने के तरीके हैं, उसे क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? अब क्योंकि उनकी जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ मामला है, तो इससे पहले भी यूपी सरकार ने तो एक वक्त तय ही कर लिया था, मतलब रामपुर प्रशासन ने, कि वो सारी कई बिल्डिंगें अवैध हैं, ज़्यादातर ही उनको गिरा दिया जाएगा। वो तो बाद में फिर कोर्ट ने उसको रोक दिया था। और आजम खान बीच में कुछ वक्त के लिए जेल से बाहर आए थे, लेकिन फिर अब वो दोबारा किसी मामले में जेल के अंदर बहुत सारे मामले हैं। और पिछले मेरे ख्याल से 2.5-3 बरस जो हैं उनके ये जेल में ही बीते हैं। पैन कार्ड के मामले में अंदर है, पैन कार्ड है, फर्जी के मामले में बर्थ सर्टिफिकेट का है बेटे का। लेकिन अभी जो ईडी ने छापेमारी की, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो। हाँ सर। और रामपुर में उनके जो जौहर यूनिवर्सिटी वहाँ पर, और ईडी का ये कहना है मतलब कि इनके बेटे ने और उन्होंने जेल में रहते हुए पैसों का हवाला का ट्रांजैक्शन करवाया वहाँ पर। और सहारनपुर में इनका जो सीए दीपक गुप्ता है, सहारनपुर में रहते हैं, उनके घर और ऑफिस पे ईडी ने छापेमारी करी है। और खबर आ रही है कि इनके सीए ने आजम खान के कहने पर जो हवाला के माध्यम से पैसा इन्होंने कमाया था और जो तमाम बाकी देशों में रूट किया था, कई पैसा इन्होंने फॉरेन से वापस दुबई से, गल्फ से इंडिया के अंदर आजम खान ने पैसा मंगवाया है जो बाहर रूट किया था।
तो पैसा फॉरेन से ट्रेवल होकर भी इंडिया में पहुंचा है, कई पैसा इंडिया से बाहर फॉरेन हवाला के माध्यम से गया है। तो मुझे लगता है कि उसमें यूनिवर्सिटी का एंगल क्या है? वो पैसा यूनिवर्सिटी के लिए आया, पैसा यूनिवर्सिटी में भी लगा और तमाम कोई लैंड के पेमेंट्स भी ड्यू थे, उसके पेमेंट आया तो पैसा बाहर किया। चूंकि इनको डर लग रहा था कि अब योगी सरकार पूरी जांच करवाएगी, तो पैसा इन्होंने पूरा बाहर भिजवा दिया। मैं पॉलिटिकल एंगल पर बात करता हूं। आज अभी सत्येंद्र जैन गिरफ्तार और अब इनके आरोप ऊपर क्या है? आरोप ये है कि आपने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जो प्राइवेट ठेकेदार है, जिनको गवर्नमेंट के ठेके मिले थे, उनसे पहले ट्रस्ट में पैसा लिया, जो कि यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट है। उसके बाद वहां से जो पैसा है आपने यूनिवर्सिटी को बनाने में लगाया। ये पूरा जो है इशू है। अब इसमें पैसा कैसे रूट हुआ, किन कंपनियों के जरिए? यूनिवर्सिटी तो सरकारी नहीं है सर, यूनिवर्सिटी तो ट्रस्ट की है। नहीं, आप समझिए। हाँ, मैं दोबारा समझाइए। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने गवर्नमेंट ठेकों को लेने के लिए जो पैसा इनको दिया, वो कैसे दिया? वो दिया ट्रस्ट में। जौहर जो सरकारी ठेके लेने के लिए ठेकेदारों ने इनको रिश्वत दी, इनको रिश्वत दी, जो कि पैसा दिया गया और वो यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट में डाल दिया, ट्रस्ट में दिया और उसके जरिए यूनिवर्सिटी को फॉर्म किया गया या बनाया गया। ये पूरा मामला है, इसी के जरिए सारी जांच चल रही है। और अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ये वो सारे मामले देख रहा है जहां पर रेमिटेंसेस डोनेशन के रूप में दिया गया, भी मुझे बताया गया। जो रेमिटेंसेस हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब सारे नागरिकों की जांच कर रहा है, जो रेमिटेंसेस जो हैं, जिन लोगों ने पैसा बाहर भेजा, खबर आई आज जांच हो रही है कि विदेश से जितना पैसा आ रहा है बाहर जा रहा है, उसकी रेमिटेंसेस आ रही हैं या जो आ रही हैं जा रही हैं, सबका चेकिंग हो रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबकी चेकिंग करेगा। बताइए त्रिपाठी जी, कहाँ रुकेगा मामला? नहीं देखिए, मतलब आजम खान के ऊपर जो मामले हैं वो यूं ही नहीं हैं, और कई बार तो ये भी लगता है ना, मैं तो इस मामले में बड़ा प्रसन्न होता हूं कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो पाए तो हमारा तो सारा मतलब, जिसको पहले भी मैंने कहा, मैं बार बार ये कहता हूं कि ऐसे मामले हो ही नहीं पाते हैं। अब आजम खान ने जो कुछ किया है उसको वैसे कहेंगे तो भाई इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया, सब कुछ है, इतने लोगों की छवि है, लेकिन जिस तरह से जमीनें कब्जा की गई, जिस तरह से पूरा विश्वविद्यालय बना, और रामपुर में तो मतलब कोई भी मामला है तो उसमें आजम खान का नाम आता था, और वैसे वो बड़ा मीठा मीठा बड़ा अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो टीवी मीडिया और पत्रकारों को बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे लोग। लेकिन ये मतलब वहां लगभग स्थापित है कि वहां जो कुछ भी चलता है वो आया आजम खान चलता है, और कुछ मामले जो इनके खिलाफ हैं वो सीधे सीधे सरकारी फंड को गायब कर देने जैसे हैं। वो ऐसा मामला नहीं है कि कहीं एक दो करोड़ की रिश्वत ले लिए, यानी पूरा का पूरा पैसा ही गायब हो गया, वो कहां गया उसका भी अनुमान नहीं। अच्छा चले, अगली खबर आपको बता दो। अखिलेश यादव ने कल क्या किया, उन्होंने पोस्ट किया, इससे इंटरेस्टिंग हो गई चर्चा। इन्होंने कहा कि सूत्रों के हवाले से खबर आई और बड़ी स्वागत योग्य खबर है कि बीजेपी अपनी हार सामने देखकर पीडीए के दबाव में अपने सहयोगी दलों को इधर उधर छिटकने से बचाने के लिए, अब सहयोगी दल इधर उधर छिटकेंगे तो वो टीडीपी में तो जाके मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो सपा में ही। वो कह रहे हैं कि हमारी ओर आने से रोकने के लिए उनको सीटें दे रही है। चुनिंदा विशेषज्ञों की सलाह पर आरएलडी को 73 सीटें। सर कोई बता दें इनको पिछली बार कितनी लड़ी होंगी इन्होंने जब ये सपा के साथ होंगे? 22-23 सीटों, 22-23 वो कह रहे हैं 73 आरएलडी को दे रही हैं, मतलब जयंत चौधरी की पार्टी को, सुभाषपा को, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 39 सीटें, लगभग 40 सीट्स, निषाद पार्टी को 31 सीटें, अपना दल को 19 सीटें। कितनी हो गई सर ये? 150 सीटों हो जाए, 150 ज्यादा, बहुत सारे सहयोगी, 150 कुछ सीटें हैं। कह रहे हैं कि इतनी तो ये सहयोगियों को ही देने वाले हैं इस बार। नहीं, अखिलेश जी की बात को सही मान लें तो इसमें आपत्ति क्या है? मेरे को अभी एक तो ये बात नहीं समझ में आई कि भाई क्या उनको लग रहा है, ये तो उनकी स्ट्रेटेजी भी तो हो सकती है। मान लीजिए अखिलेश जी की बात को हम सही मानते हैं, 162 का आंकड़ा दे दिया उन्होंने, तो उसमें स्ट्रेटेजी में क्या प्रॉब्लम, मतलब ये उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है ना। इसमें लीगल पॉलिटिकल क्या ऑब्जेक्शन है मुझे नहीं, लेकिन बात कह रहे हैं 162 सहयोगियों को देगी बीजेपी, खुद लड़ेगी 240, 241 सीट। ठीक है ना, और रिकॉर्ड के लिए बीजेपी की 255 सीटें जीती हुई हैं। अब वो 200 कोई भी पार्टी ऐसा तो करती नहीं है कि भाई अपनी। देखिए अखिलेश जी ने जो किया तो उसका जवाब भाजपा ने भी इसी तरह से दिया है। भाजपा के प्रवक्ता हैं मनीष शुक्ला, उन्होंने लिखा कि 300 सीटें देने की योजना कांग्रेस को बना रही समाजवादी पार्टी, और क्यों बना रही है उसके आगे वो लिख रहे हैं कि जिससे पनौती का मेडल राहुल गांधी के पास बरकरार रहे। तो जैसी उनके सूत्र मजा नहीं आया सर, वैसे ही देखिए गप तो दोनों है, लेकिन गप बात करने लायक होनी चाहिए ना। आप समझिए ना इसको, क्योंकि ये तो उसी तरह का चल रहा है ना कि आप कुछ भी कह दीजिए, मतलब आप इस तरह की बात कर रहे हैं। और एक तरह से कहें तो ये राजभर जी जैसी आज पोस्ट थी जो अखिलेश जी ने जो किया है। राजभर जी का बयान भी है हमारे पास, सुना दीजिए राजभर जी का बयान। लेकिन जैन जी 73 सीट लेना चाहते हैं, कह रहे हैं अखिलेश जी आपको देने जा रही बीजेपी। गए थे, अमित शाह जी से मिले हैं और मोदी जी से मिलकर के जानकारी किए हैं, तो वहाँ से लौटे हैं बेचारे, तो ट्वीट किए हैं। ये भी लालच पड़ रही है कि बीजेपी गठबंधन में हम भी चले जाएं,
अखिलेश जी चाहते हैं कि हम भी चले जाएं। अब इधर सरकार वरकार तो बननी नहीं है, ये भी चाह रहे हैं। वहाँ गए थे सिफारिश में कि भाई सहयोगी दलों कितना कितना दे रहे हैं, हमको भी कुछ दे दीजिए उसी में से, हम भी आपके साथ आ जाएं। आप कितनी सीट चाह रहे हैं चुनाव में? हमारा सीट उठ का झगड़ा नहीं है। देखिए, सही बात तो ये है कि सीट का बंटवारा जब चुनाव का बिगुल बजता है तब होता है, उसके पहले यहाँ एनडीए गठबंधन में सीट उठ की बंटवारा नहीं होता है। लेकिन आप चाहते क्या हैं, कितनी सीट पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, हमारी चाहत पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कराने के लिए, राज्य दल की मान्यता मिल जाए, उसके लिए 13 एमएलए होना जरूरी है। ये बात नेतृत्व के सामने रखेंगे। अब नेतृत्व स्वीकार करेगा तो ठीक है, नहीं स्वीकार करेगा तब भी ठीक है। नहीं, ये ठीक है भाई, 13 एमएलए चाहिए उनको। 13 एमएलए के लिए 20 सीट हो जाएंगी। 20 सीट तो अब अखिलेश जी कह रहे हैं उनको 39 सीटें बीजेपी देने वाली। एनीवे, लेकिन उन्होंने एक बहस ये छेड़ दी, वो बहस इसलिए छेड़ रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी दबाव में है और चुनाव हारने का डर में वो सब अपना हिस्सेदारी दूसरों को, और वो ये कह रहे हैं कि ये सारे लोग, क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किया था, ये सब जातियों के नेता हैं। नहीं, लेकिन जातियों की पार्टियां। ये भी तो सवाल है, डर इनको लग रहा हो इसीलिए इस तरह की हवाबाजी कर रहे हैं। वो तो पीडीए पे लाना ही चाहते हैं ना, वो जात पे लाना चाहते हैं इलेक्शन। भाई इनको लग रहा हो कि अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, ये भी चुनाव हाथ से निकल रहा है, तो फिर तो इसीलिए तो आदमी सबका, क्योंकि अपनी पार्टी का टिकट बंटवारा तो बताया जा सकता है, दूसरी पार्टियों का जब टिकट बीजेपी ने बंटवारा बताया होगा ना, ये सब पार्टियां जाति वाली भले ही हो, लेकिन है तो सब हिंदू ही ना, तो उसी अम्ब्रेला में एकजुट कर रहे होंगे, हिंदुओं को एकजुट कर रहे होंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। मायावती जी से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर है। चुनाव से पहले मायावती जी फिर एक बार ब्राह्मण वोटर की तरफ देखने लगी हैं। उन्होंने बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी को अहम जिम्मेदारी दे दी है। सतीश चंद्र मिश्रा को बसपा लीगल और मीडिया टीम के साथ चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। मायावती जी उत्तर प्रदेश की सत्ता से साल 2012 से बाहर हैं। 2007 में उन्होंने दलित और मुस्लिम वोट के साथ साथ ब्राह्मणों के वोट को एकजुट करने के बाद जीत हासिल की थी। उस वक्त उन्होंने 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया था। अभी तो जितने बता रहे ना, ये तो 86 ब्राह्मण बहुत होते हैं उत्तर प्रदेश में। मायावती ने इसको सोशल इंजीनियरिंग बताया था तब, और बीएसपी के टिकट पर 2007 में 41 ब्राह्मण जीते भी थे। 7 ब्राह्मणों को मंत्री बनाया गया था मायावती की सरकार में। लोकसभा में मायावती जी का एक भी सांसद फिलहाल नहीं है, और यूपी में उनके इकलौते विधायक का भी कुछ दिन पहले निधन हो गया था। तो ऐसे मायावती जी ब्राह्मणों को साध कर अब चाहती हैं कि एक बार फिर से वही एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब हो जाए तो 2007 से 12 में पूर्ण बहुमत की सरकार अरसे के बाद मायावती ने बनाई थी। फिर उसके बाद पूर्ण बहुमतों की सरकार का चलन शुरू हो गया। फिर अखिलेश जी आए, वो 12 से 17 रहे, फिर 17 से 22 योगी जी, 22 के बाद अभी तक योगी जी। अब आगे देखिए जो है वो क्या होता है। और अभी अखिलेश जी भी उनको भी बहुत ब्राह्मण याद आने लगे थे। उन्होंने बाकायदा एक सभा की थी जैनेश्वर मिश्र जी के जयंती के मौके के ऊपर। तो ब्राह्मण सबको चाहिए उत्तर प्रदेश में। समीर जी सर, मायावती भले ये कोशिश कर ले, लेकिन मायावती के बस की बात नहीं है। मायावती का अगर घोषणा कर दे कि मैं चुनाव लड़ूंगी इस बार विधानसभा का और मैं मुख्यमंत्री बनने जा रही हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगी, तो भी थोड़ा बहुत उनके डबल डिजिट में सीट आया तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर खुद लड़े, मायावती खुद करे ना घोषणा, खुद लड़ती हैं चुनाव, नहीं लड़े ना, क्या दिक्कत है? पार्टी को बचाना तो लड़े चुनाव, वो चुनाव जीत जाएंगे। सीएम भी उससे थी, उससे थी, हाँ विधान परिषद चली, लेकिन आप चुनाव लड़िए ना। जो पार्टी जिस हालत में चले गई है आपका भतीजा राकेश आनंद आपके लिए वहां पर कर रहा है, आप सतीश चंद्र मिश्रा को चुनाव की प्रभारी मीडिया की जिम्मेदारी दे रहे हो। सतीश चंद्र मिश्रा क्या हम ब्राह्मणों को आज की तारीख में जोड़ लेंगे? 2007 और 2026 के अंदर बहुत लंबा फासला हो चुका है। अब तो योगी आदित्यनाथ की 10 साल की सरकार वहां पर हो चुकी है। ब्राह्मण हिंदुत्व और योगी आदित्यनाथ की सरकार का कामकाज देखने के बाद, और क्या मायावती ने कभी उत्तर प्रदेश में जमीन उतरकर काम किया है? संगठन के लिए मायावती ने कभी काम किया है? सर, वो काम जो जैसे भी करती हैं वो ऐसे ही करती हैं। ऐसा नहीं है ना सर, राजनीति अब बदल गई है। अब तो मायावती को उतर के काम करना पड़ेगा ना। घर में बैठ के आप सोचो कि भाई मैं अपने हिसाब से टिकट बांटूंगी, सत्ता में लौटूंगी, वो संभव नहीं है। अब मायावती की राजनीति खत्म हो गई है। अब मुझे नहीं लगता कि मायावती सतीश चंद्र मिश्रा को बना दे या किसी आकाश आनंद को बना दे या खुद कर ले। अब वो अपना जाटो वोट बैंक बचा ले, वही बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा लगता है। नहीं, ये सारा ब्राह्मण इसलिए हो रहा है कि सबको लग रहा है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, और इसीलिए अभी द्विवेदी साहब को भेजा क्या है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नई टीम में। तो ब्राह्मणों को एक वोट बैंक है, जो बड़ा वोट बैंक था, जिसको लेकर लग रहा था पहले कांग्रेस के पास होता था एक जमाने तक, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया था। अब उनको लग रहा है 1 लाख से ज्यादा वोटों से हारे बस्ती से। वैसे ब्राह्मण खुद 1 लाख से ज्यादा वोटों से हारे। 24 में तो बड़े बड़े हारे। तो नहीं, वो तो हारना जितना तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मणों के एक वोट बैंक को लेकर एक नया फोकस चल रहा है, और उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण नाराज है,
या उनको मौका नहीं मिला, तो उसको कैसे अपनी तरफ लाएं। मायावती जी के पास एक अनुभव रहा कि भाई उन्होंने सरकार बना ली थी एक बार पूर्ण बहुमत के ब्राह्मणों के साथ, तो वहाँ चल रहे। लेकिन अभी मायावती जी का तो पंडित जी बता सकते हैं, त्रिपाठी जी के चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, कितना बड़ा लड़ रहे हैं, वो अलग इशू है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या ब्राह्मणों को साथ लेकर चल रही है, नहीं चल रही, ये एक मैसेज वहाँ पर जाएगा। पिछली बार भी जो हुआ, बैठक हुई विधानसभा विधायक, बांकीपुर ने डर बिठा दिया है, बांकीपुर के चुनाव परिणाम ने। हाँ, बांकीपुर के चुनाव ने भी उसको डराया है। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े उस पर बैठी हुई है ना कि भाई उसको हैट्रिक लगेगी कि नहीं लगेगी, योगी साहब किस तरह से लड़ेंगे। और अभी तो योगी साहब विधायक हैं क्या? चुनाव लड़ा था उन्होंने? कहाँ से चुनाव विधायक लड़ा, मुझे तो याद नहीं है। दिन आप इसको आरोप के तौर पे दिया, मैं जेन्युइन नहीं पूछ रहा था। नहीं, मैं जेन्युइन तरीके से पूछ रहा हूँ। तो विधायक तो वो भी नहीं है। नीतीश कुमार जी तो पिछले 20 लोकसभा लड़ते हैं सभी, तो मुख्यमंत्री तो विधानसभा में। वैसे ही मैंने कहा। नहीं, तो ये कहना कि मायावती जी लड़ रही हैं कि नहीं लड़ रही हैं, ये इशू ही नहीं है ना। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्ट्रेटेजी अपने तरीके से बनाती हैं कि भाई उसको जो लीडर है वो पूरे चुनाव को देख रहा है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो होता रहता है। एक वीडियो आपको और दिखा देता हूं मैं, पूरे राज्यसभा में ही रहेगा। अभी आपने देखा था आजम खान पर कार्रवाई हो रही है तो बचाव में बयान देते इमरान मसूद, कांग्रेस पार्टी के सांसद। अब क्या हुआ ग्राउंड पर, एक देखिए, एक मीटिंग होती है उत्तर प्रदेश में दिशा नाम से, उसमें जो है सारे स्थानीय प्रशासन के लोग होते हैं, विधायक भी होता है, सांसद भी होता है। करेक्शन कर दो, 2022 में योगी चुनाव लड़े विधानसभा का। अच्छा, एमएलए है योगी। तो यहां पर वही इमरान मसूद जो हैं, ये कांग्रेस पार्टी के विधायक से भिड़ गए। आशू मलिक नाम है इनका, सपा के ये विधायक हैं। और देखिए वहां क्या हुआ, सहारनपुर का मामला, सहारनपुर के साथ लोकसभा सांसद हैं वो। यहां दिशा की मीटिंग चल रही थी, सांसद इमरान मसूद अध्यक्षता कर रहे थे, कभी कभी राहुल गांधी भी करते हैं ऐसी मीटिंगों की अध्यक्षता, और विधायक आशू मलिक वहां पर मौजूद थे। दोनों में एक अधूरे बने नाले को लेकर बहस हो गई और बाकी लोग बस नाले को लेकर बहस नहीं हुई। हाँ, फिर ये डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग थी। अब बहस ये हुई कि जो आशू मलिक हैं वो इमरान मसूद से बिना पूछे बोले कैसे। ये कोई डेवलपमेंट पे बहस नहीं हो रही थी, ये बहस मैं चेयर कर रहा हूं तो आप क्यों बोल रहे हैं? ये किसकी टांग ऊपर वाली ये बहस है। सुनिए जरा एक बार, देखते हैं। होती रहती है, जनप्रतिनिधि हैं, सब के अपने अपने विषय हैं, और मैं अध्यक्षता कर रहा था तो मेरी जिम्मेदारी है कि सबको बोलने का मौका मिले, बस इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। तो आशू मलिक वो कह रहे थे कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। सबसे ज्यादा तो आशू मलिक ही बोले, वहाँ नियमों में तरीके से बोलेंगे ना तो सबसे ज्यादा तो वही बोल रहे थे, उसके अलावा तो कोई बोला नहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा वो बोले हैं। वो ये सवाल उनका नहीं है, सवाल का कोई वो नहीं है। आपने जो विषय उठाया है वो विषय सबका है, आपका अकेले का विषय नहीं हो सकता, कभी भी किसी अकेले का नहीं हो सकता। जनहित का विषय सबका है, तो किसी दूसरे माननीय सदस्य के पास आप भी पूछिए, आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं, दिशा की मीटिंग है, नहीं, हम नहीं बर्दाश्त, नहीं, ये नियम से चलेगी, नियम से नहीं चल रही है, नहीं, नियम से चलेगी, नियम से चलेगी, चेयर की अनुमति के बिना नहीं, बाहर करिए, नहीं, चेयर की अनुमति के बिना नहीं। पहले माननीय सदस्य आप अपने सवाल पूरा कर लें, उसके बाद आप सवाल तो हमारा है, जब हम संतुष्ट नहीं है जवाब से, तो आप आगे थोड़ी ना बढ़ गए ना। माननीय विधायक जी, मदद की तो आप गलत जानकारी को दे रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि पीएमजीएसवाई से वो जो गांव के अंदर तक का नाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था, गांव से बनाने में, प्रधान के और प्रमुख के बनाने में वह विवाद था, क्योंकि नाला वो इतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो आगे तक बना सके। उनके पास ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा अगर होता, वो उस पर विवाद है, वो ब्लॉक से उससे बन ही नहीं सकता। वो इन्होंने पिछली बार हमें, तो ये हुई बहस। ठीक ही कह रहे हैं वो, उन्होंने कहा ना कि मेरी अनुमति की बिना नहीं बोलेंगे आप। बात नाला पूरा करने को लेकर विधायक ने बोला, अरे हम यहाँ कोई समोसा खाने थोड़ी आए हैं, तो कहना आपको खिला कौन रहा है समोसा? उसको कहते मेरी बात नहीं, मुझे जवाब देखिए, जो विकास है वो तो मतलब पीछे रह गया। यहाँ पे तो ये है कुर्सी पे कौन है। चलिए खैर ये सब चलता रहता है। नहीं, लेकिन इसमें आप लोग हर जगह पॉलिटिक्स देखते हैं, यहाँ पॉलिटिकल खबर देखिए ना। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के बीच की बहस है। उनको अपनी जगह दिखाना है कि अपर हैंड किसका है। आशू मलिक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद, लोकल लेवल पर असली लड़ाई वो है। और इससे भी आप अनुमान लगाइए, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, तो अखिलेश जी को इस चुनौती से भी जूझना है। ये सामान्य चुनौती नहीं, और ये कोई एक जगह की नहीं होगी, लगभग हर जिले में ऐसी ही चुनौती खड़ी होगी।
तो ठीक है, वो राहुल जी के साथ अच्छा वाला समझौता कर लेंगे, लेकिन जमीन पर समझौता हो पाएगा क्या, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन कोई ऐसा कोई हर जगह कोई ऐसा टक्कर लेने वाला नेता कांग्रेस के पास होना भी तो चाहिए। नहीं होता, लेकिन वो लोकल लेवल पर ऐसी लड़ाइयां चलती रहती है। कांग्रेस के पास नहीं होगा तो सपा वाला दबेगा तो उसका भी तो उंगली दबेगी ना। नहीं, एक बात लेकिन आशु मालिक जी को वो शिप में बैठ जाना चाहिए था इमरान। नहीं, एक बात बिल्कुल सही है, बड़े हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं कि ये दिखाता है कि वहां पर जो दो अपोजिशन वाले ग्रुप हैं जिनको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, उनमें किस तरह का कोऑर्डिनेशन है या किस तरह मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा लोकल लेवल की बात, लोकल लेवल है, वो लोकल लेवल पे दिखाना पड़ता है कि भाई हम लोग सहारनपुर के विधायक और सांसद। सौरभ जी, चुनाव लोकल लेवल पर होता है, विधानसभा में जा रहे हैं। हर जी तो वो उदाहरण बता देंगे, यूपी में एक सांसद ने जूतों से पीट दिया था अपनी पार्टी के विधायक को। अब चूंकि वो नहीं रहे तो इसलिए मतलब जूतों से पीट दिया था सांसद ने। बिल्कुल। अच्छा जी, चले आगे खबर पर बढ़ते हैं। एक कंट्रोवर्सी कल से चल रही है, आपके पास ये पहुंची हुई, अखबारों में भी छपी हुई है। पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर फंड शुरू हुआ था कोरोना में, कोविड काल में, और उस वक्त जो इमरजेंसी खर्चे करने थे, जैसे वेंटिलेटर लेना था, ऑक्सीजन का बंदोबस्त करना था, वो एयर कॉन्सेंट्रेटर लेना था, इस तरीके की चीज़ें जो थी बिल्कुल इमरजेंसी नीड की, उन पर खर्चा करने के लिए एक फंड बनाया गया था। उसको नाम दिया था पीएम केयर फंड। ये पीएम केयर फंड जो है, ये कोई वैसा फंड नहीं है जैसे पीएम रिलीफ फंड होता है या और चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड होता है। ये वैसे फंड नहीं है ये, क्योंकि उनके प्रॉपर ऑडिट वगैरह होते हैं, सब होते हैं सरकारी सिस्टम में। ये जो पीएम केयर फंड है, आरटीआई से भी बाहर है। ये आरटीआई से भी बाहर था, और आलोचना ये होती थी कि इसके बारे में कभी जानकारी नहीं आती हमको कि इसमें कितना पैसा है, कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, क्योंकि इसकी ऑडिटिंग वगैरह वो प्राइवेट लोग करते हैं। अब इसकी जानकारियां दी गई हैं। तो कोविड में तो खूब खर्चा हुआ इस फंड से। 2025 में पीएम केयर्स फंड में घरेलू दान 30% घट गया और करीब 479 करोड़ रुपए रहा। विदेशी दान में भी कमी आई, 18% घट गया, 92 करोड़ 80 लाख रुपए विदेशी दान आया। ऑडिट रिपोर्ट यह बताती है कि 2024 के फंड में टोटल रकम 7,173 करोड़ रुपए हुई। 2025 में यह रकम 8,452 करोड़ रुपए होगी। तो यह अचानक कैसे बढ़ गई? तो यह इसलिए बढ़ गई कि इसको एफडी करा दी गई। इस पैसे की सरकार ने 90% से ज्यादा पैसा जो इस फंड का था उसको एफडी में डाल दिया। तो वो जो आया ना, कई सैकड़ों करोड़ रुपया एक्स्ट्रा, वो ब्याज का पैसा आया। तो फंड तो बढ़ रहा है, दिक्कत है कि फंड खर्च नहीं हो रहा। 2025 में कुल जो खर्च था वो 87,85,000 रुपए का हुआ। कितने में से? 8,500 करोड़ रुपए का फंड जहां पर हो, उसमें से 87 लाख रुपए और या 88 लाख रुपए कमोबेश उतना ही खर्च हुआ। ये परसेंटेज बनती है शायद 0.01%। 0.1%। ये सवाल हो रहा है कि ये फंड खर्च क्यों नहीं किया जा रहा? फंड बढ़ तो रहा है, इसको किस चीज के लिए बचा के रखा गया है? पीएम केयर्स फंड में चिल्ड्रन स्कीम पर 87,84,000 रुपए खर्च किए गए। ये चिल्ड्रन स्कीम क्या है कि कोरोना में जिन बच्चों के माता पिता दोनों चले गए, दोनों की मृत्यु हो गई, तो उनकी शिक्षा का रखरखाव का खर्चा इस फंड से जाता है। और जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनको 10 लाख रुपया एक निधि के रूप में उनको मिल जाएगा। तो ये सारा मामला है। ये फंड बढ़े और फंड खर्च ना हो तो फंड का फायदा क्या, ये एक सवाल है। और इस पर वो अभिजीत दीपके को हम सुना रहे थे आपको, उन्होंने कहा कि भाई अगर 8 करोड़ रुपए भी मान लो कि एक स्कूल पे खर्च होता है, तो 8,500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फंड में अगर हैं तो 1,000 बढ़िया स्कूल, टॉप स्कूल जो है वो सरकार बना सकती है। तो खर्च तो करे, बैठा के रखने का क्या मतलब है इस पैसे का? सर बताइए। देखिए, दो कंट्रोवर्सी उचित है। पहले तो देखिए, 2 सवाल हैं इसमें। एक ये है कि फंड ओपेक क्यों है, पहला सवाल ये है। ओपेक मतलब इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं होती? दूसरा सवाल ये है कि ये अगर लोगों की भलाई के लिए बनाया गया था तो उसमें खर्च क्यों नहीं किया जा रहा? दोनों ऐसे सवाल हैं, मेरे ख्याल से जनता के उचित सवाल होंगे ये, कि ये बताया जाना चाहिए सरकार की तरफ से कि इस फंड को या तो खर्च क्यों नहीं किया गया और आगे की क्या योजना है इसे खर्च करने की, किस मामलों में ये खर्च किया जाएगा, क्या सरकार ने सोचा है या प्रधानमंत्री ने सोचा है कि वो इस फंड को कैसे सरकार के पास पहले हर मद में खर्च करने का एक मैकेनिज्म होता है। हर जगह वो डिजास्टर के लिए भी करती है तो अलग से उसके पास मैकेनिज्म होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसको, ठीक है, ये खर्च क्यों नहीं हो रहा, ये भी सवाल है। करोगे कहां, ये तो बताना पड़े, बताए सरकार। कब करोगे ये भी छोड़ दो, कहां करोगे ये तो बताओ। ये सवाल ठीक है पूछना? नहीं, पहला सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ट्रांसपेरेंट क्यों ना हो। अब तो बता ही दिया ना सरकार ने, लेकिन ऑडिट करके। नहीं, बताने से नहीं होता ना, ये कोई मर्जी का काम थोड़ी है। ये आप फिर वही एहसान जैसा बात करते हुए बता दिया। ये सिस्टम में होना चाहिए ना कि ट्रांसपेरेंट हो, मुझे जिस दिन पूछना हो, मुझे जिस दिन जानना वो हो। यदि ऐसा होना चाहिए और है तो भी अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ ट्रांसपेरेंट हो
अब पीएम केयर फंड है तो वो लोगों की भलाई के लिए यही बनाया, प्रधानमंत्री जी ने अलग से बनाया, पीएम रिलीफ फंड के बाद केयर फंड बनाया, तो उसको अकाउंट को बढ़ाने का कोई मायने नहीं है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनता के रिलीफ के लिए खर्च हो। और इसमें जो मुझे दिक्कत लग रही, क्योंकि बजट का आपने जो कहा ना कि हर एक खाते में पैसा होता है, तो वहाँ लगता है पीएम केयर फंड को वो स्पेशल किसी प्रोग्राम के लिए, किसी चीज के लिए खर्च करना चाहते जो आपका सवाल है, जो इनका सवाल है, उसका उत्तर मैं दे दूं। जो सरकारी उत्तर है कि क्यों इसकी जानकारी आरटीआई में क्यों नहीं है, क्यों हर वक्त हम नहीं पूछ सकते इसके बारे में। बिकॉज द ट्रस्ट डज नॉट ड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा नहीं है ये उससे अलग है। इट बाईपासेस द कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरसाइट ऑफ द सीएजी। It uses independent private chartered accountants, a setup that transparency groups argue masks deep structural accountability. मोटे तौर पर भारत सरकार के पैसे के तौर पर नहीं देखा जाता इसको। तो फिर इसको पीएम केयर फंड मत करिए ना, भारतीय जनता पार्टी केयर फंड कर दीजिए। लेकिन सर इसमें लोग तो सारे भारत का सरकार नाम के अगर हैं। उसमें शामिल है तो ऐसा लगता है ना कि सरकार के पास पैसा आ रहा है और लोग जो दे रहे हैं वो भी भारत सरकार को पैसा दे रहे हैं। और मुझे इसमें कोई आशंका नहीं लग रही, लेकिन क्यों हाँ, ये भी क्लियर करने, पैसे में कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं, और अच्छे काम के लिए लगाया जा रहा है तो उसको ट्रांसपेरेंट रखना बेहतर होता है हर सिस्टम में। देखिए इसमें मैं एक चीज, किसके लिए फंड यूज किया जाना था? रिलीफ एंड असिस्टेंस, दूसरा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा रिसर्च, चौथा फाइनेंशियल ग्रांट्स। क्या किया गया? ओके, सवाल मैंने ये पहले खर्चा हुआ है इसमें, ऐसा नहीं कि खर्चा नहीं हुआ। मैं अभी पहले बहुत हुआ इसमें। अभी क्या किया गया? तो मेरा ये कहना है कि कोई स्ट्रक्चर वे तो होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा इसमें कोई गड़बड़ है। आप जब ये कहते हैं ना कि भाई उसको उसमें नहीं रखा गया आरटीआई के दायरे में, सवाल तो यही है ना। स्कॉलरशिप देंगे, इतने लोगों ठीक है, वैसे ब्रेक का भी समय हो गया। 1400 करोड़ रुपया कोविड वैक्सीन के लिए खर्च हुआ था इसी फंड से। मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स के लिए 2000 करोड़ रुपए, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के लिए 201 करोड़ रुपए, माइग्रेंट वेलफेयर रिलीफ के लिए 1000 करोड़ रुपए। ये सारे खर्चे भी इसी हो फंड गया से 2020 में। आगे क्या करना है ये बताएं। शॉर्ट पे कोई भी आप कह दें, कोई बाईपास करें, ट्रांसपेरेंसी होनी ही चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 ये, चूंकि आपने खर्च करना कम कर दिया तो आपको पैसे आना भी कम हो गए, ये भी जरा ध्यान रखिए। जब आप खर्च कर रहे होंगे, बता रहे होंगे नियमित तौर पर, खर्च तो क्यों लोग नहीं कर रहे हैं? ब्रेक लेना पड़ेगा। खर्च इसलिए नहीं कर रहे कि आप भी साथ में है कि मोर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सपेंडिचर होनी ही चाहिए। कई दिनों से अंतर्राष्ट्रीय खबरों का अपडेट आपको नहीं दिया, दे दें सर। आजकल अंतर्राष्ट्रीय खबरें पढ़ रहे हैं ना, बस ठीक है सर। तो कुछ वहां बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि है क्या कि हमारे हालात जो हैं वो ठीक ठाक ही चल रहे हैं देश के। कोई ऐसी किल्लत किसी चीज की कहीं हो नहीं रही है, कहीं ह्यूमन क्राई नहीं है, तो इसलिए हम लोग का भी उतना उधर ध्यान नहीं गया। अब राहुल जी कह रहे हैं लेकिन कि आर्थिक सुनामी आएगी, तो वो कब आएगी? अब तो 8 महीने हो गए, मतलब इस साल के, और जंग के मेरे ख्याल में 6 महीने हो गए पूरे। ठीक बात, 2 महीने पूरे हो गए, सीज फायर हुए, सीज फायर की मियाद खत्म हो गई है कल, ये नया है इसमें। और अब अमेरिका और ईरान ये 60 दिनों तक जो खामोश रहे, पूरी तरह तो नहीं रहे, कुछ कुछ करते रहते थे ऑफिशियली, लेकिन उसकी डेडलाइन खत्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बड़ा दावा किया सीज फायर डेडलाइन खत्म होने के बाद। उन्होंने एक मैप शेयर किया जो आपकी स्क्रीन पर है और कहा कि ये अमेरिका का इलाका है। मतलब ये जो गोल सर्कल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखा रहे हैं, उन्होंने लिखा न्यू यूएस टेरिटरी, हमारी हो गई अब से। ईरान की मर्जी के बिना वहां से एक जहाज नहीं निकलता, और ट्रंप कह रहे हैं कि ये हमारा इलाका हो गया। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा ये जो इस तरफ वाला समंदर जो आपको नीला दिख रहा है, वहां पर यूएस नेवी खड़ी है, और वो कहते हैं कि यहां से कोई बाहर नहीं निकल पाता हमारी मर्जी के बगैर। ईरान कहता है कोई अंदर नहीं आ पाता हमारी मर्जी के बगैर। अब ईरान ने हॉर्मुज पर अपने कंट्रोल का फिर दावा किया और कहा कि जब तक अमेरिका उसकी शर्तें नहीं मानता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने नाकेबंदी कर रखी है, हमारी मर्जी के बिना वहां से कोई जहाज नहीं जाएगा। हॉर्मुज में अब कंट्रोल को लेकर के झगड़ा है। ईरान ने तो यह भी कहा है कि अमेरिका बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। देखिए ये भी बदल गए सुर। अब ट्रंप कहते हैं, जो हर बार कहते थे बातचीत हो रही है, दे आर बेगिंग अस फॉर टॉक्स, अब ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी ईरान से कोई बात नहीं हो रही, और ईरान कह रहा है कि अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है हमसे कि वो हमसे बात तो कर लो कम से कम। अब देखिए इस पर ट्रंप ने क्या बताया। And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we. 28 फरवरी, मुझे दिन भी याद है,
ये जंग शुरू हुई थी जब ईरान, इजराइल और अमेरिका ने आयतुल्लाह खमेनी की हत्या की थी पहले दिन। 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो गए ना सर, 28 को। ट्रंप साहब जंग हार रहे हैं और रोज बताते हैं कि मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। 6 महीने सुपर पावर ईरान जो है 6 महीने से लड़ रहा है और ट्रंप दावा कर रहा है मैं जीत रहा हूं, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरा हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरा हो गया। ये दावा, और अगर अमेरिका में कोई इस बात को स्वीकार कर रहा है तो वो धन्य है। देखिए, इस मामले में तो एक जिसको कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक कोई पैरामीटर रखते हैं, जैसे चावल भगोने में से एक निकाल के देखते हैं। जब अमेरिका को और अमेरिकी राष्ट्रपति को पाकिस्तान जैसे आतंकवादी मुल्क को सो कॉल्ड मीडिएटर बनाना पड़ा, उसी दिन समझ में आ गया कि इसकी पूंछ कितनी दबी है। चलो कतर होता, चलो ओमान होता, तो समझ में आता कि ये वो देश हैं जो मध्यस्थता कर सकते हैं। इसका मतलब कि अमेरिका की स्थिति उस मामले में तो खराब हो चुकी थी, जिसको कहते हैं ना कि हमारे पास गुंजाइश होती है, जब हम बार्गेनिंग टेबल पर बैठते हैं तो हमारे पास भी कुछ होता है, अमेरिका के पास कुछ नहीं था। और इस जंग में तबाह बर्बाद होने के बावजूद मैसेजिंग के लेवल पर, जिसको कहते हैं कि दबाव बनाने के लेवल पर, हम ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि लड़ाई में तो यही होता है ना, इससे थोड़ी ना होता है कि हम बचा सकते हैं, हम ज्यादा तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं। वो संदेश देने में ईरान पूरी तरह से कामयाब रहा। और अब जहां पर मिड टर्म इलेक्शन के सामने खड़े हैं ट्रंप, वो इस तरह के बड़बोलेपन से कुछ भी हासिल नहीं करने वाले हैं। अगर कुछ बहुत डिसाइसिव नहीं दिखा होता हुआ तो यकीन मानिए कि सिर्फ इतना भर नहीं होगा। अभी जो लेटेस्ट जो अमेरिका में सर्वे आया है, अब तक के रिकॉर्ड लो पर है उनकी लोकप्रियता 33%। बहुत बुरी है जो लेटेस्ट है, इनकी अप्रूवल रेटिंग, इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो अब मात्र 33% रह गई है। ये अब तक का रिकॉर्ड लो है। और अगर वो इसी तरह से चलते रहे कि हमारा तो जहाज खड़ा है, अच्छा जहाज आपका खड़ा है, IRGC वाले गोली बरसा दे रहे हैं, जहाज आपका खड़ा है, परमिशन बिना लिए निकल जा रहे हैं, तो या तो आप तय करके बताइए कि आप कितने जहाज परमिशन लेकर निकलवा दे रहे हैं और ईरान कितने जहाजों को रोक पा रहा है या परमिशन दे पा रहा है। अगर ये नहीं बताएंगे तो दुनिया को अब साफ दिख रहा है कि जो वर्ल्ड पावर अमेरिका है वो ईरान से बुरी तरह से हार रहा है। इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु ये देखिए, एक ये चीज हमको जरूर जाननी चाहिए कि हमारे हालात जो हैं क्यों संभले हुए हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद है अभी भी। मैंने ये डेटा निकाला सर, एक कोई निकाले कि कितने एक दिन में कितने जहाज निकलते हैं? जो जहाज निकलते हैं ना वो डिफरेंट तरीके से निकलते हैं। वो ओमान की 170 का है। निकलते कितने? 170 के आसपास आजकल निकल रहे हैं इतने जहाज? नहीं निकलते थे, अभी इतने नहीं निकल थे रहे ना, अभी 75 तक ही निकल पा रहे हैं। अब देखिए, और वो ओमान की कोस्ट लाइन के साथ साथ निकलते हैं। हमारा क्रूड ऑयल इस वक्त सबसे ज्यादा 43% से ज्यादा आ रहा है रूस से। तो और इससे पहले हाईएस्ट आता था हमारा ये मिडिल ईस्ट से, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत से। 54 से 60% हम यहां से ऑयल और गैस लेते थे अपना, ये आज 30% पे आ गया। नहीं, पर इसमें बढ़ गया हमारा ऑयल बिल जो है। अगर आप देखेंगे तो वो अप्रैल जुलाई में 56.5%। सर बिल तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आप ट्रेडिशनल जगहों से नहीं ले रहे हो। मैं तो कह रहा हूं आपूर्ति की बात कर रहा हूं मैं केवल अभी, कि हमारी आपूर्ति क्यों बाधित नहीं हो रही है, क्योंकि आपने अफेक्टेड एरिया मिडिल ईस्ट से जो 55-60% से आता था उसको आधा कर दिया, उसे शिफ्ट कर लिया, शिफ्ट उसको 30% कर दिया। 35% लेते थे प्री वॉर हम रशिया से, उसको हमने और 10% बढ़ा दिया, 43% कर दिया है हमने। लैटिन अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से हम 3.5% लेते थे, इस वक्त हम ऑलमोस्ट 13% ले रहे हैं, ब्राजील और वेनेजुएला से। उसी रशिया के कारण सर 100% सीनेट में पास करा दिया कि भाई रशिया से आप ले रहे हो तो, लेकिन तब भी हम तो ले रहे हैं ना जरूर। हाँ, उसके बाद भी ले रहे हैं। ये जीत की हालत ये है अमेरिका की कि अभी टर्की में जो है ट्रंप साहब थे एयरफोर्स वन में, और उनको रेगुलर वे में नहीं निकाला गया, उन्हें केटरिंग ट्रक के जरिए निकाला गया ताकि किसी को पता ना चले। हालत डर की ये है, इस वॉर के ये परिणाम हैं इस वक्त। और जो अमेरिका के अंदर जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो अलग है, जिसके कारण अप्रूवल रेटिंग और बाकी सब चीज़ें हो रही हैं। अभी भी वहाँ पर बात हो रही है कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है, जिन सोल्जर्स की डेथ हुई है अमेरिका की, उनकी फैमिलीज को सुनना चाहिए हमें वो क्या क्या कह रहे हैं। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो 150 जहाज निकलते थे सर, 6 से 10 जहाज पर डे निकल रहे हैं। 10, लेकिन अब सोचिए हमारी आपूर्ति अगर इन पर अभी भी उतनी निर्भर होती पहले जितनी, तो हमारा क्या हालत होती। इसी की बात करनी चाहिए। कोई अब सिलेंडर लेके और उसको काट के उसमें लकड़ी जला के चूल्हा नहीं जला रहा है सड़क पे।
कोई नहीं कह रहा है कि फलाना जगह गड़बड़ हो गई है। और हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तब भी कहा जाता है कि देखो ये क्राइसिस हो गई। अगर सरकार ने इसको यूं संभाल लिया और 6-8 महीने तक संभाल लिया तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका जो होर्मुज जलडमरू मध्य है वो खुला ही नहीं कभी, वो एक दिन के लिए भी नहीं खुला। सिर्फ 48 घंटे थे जिसमें ये भ्रम था कि खुल गया है और उसमें IRGC ने गोली दाग दी। तो एक तरह से कहें कि वो खुला नहीं, उसके बावजूद हम इस स्थिति में हैं कि हमारे यहां पेट्रोल पंप पर कतार नहीं लगती, हमारे यहां LPG कनेक्शन के लिए मारामारी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि उस फ्रंट पर सरकार ने बहुत शानदार काम किया है। और जो सीधे सीधे हम लोग बीच में आपके साथ एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था, एम्पावरमेंट, ये लोगों का, नागरिकों का एम्पावरमेंट है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आज सोचिए कि जरा क्या हालात होते। वो आर्थिक सुनामी जो हमने और हमारे जनरेशंस ने कभी नहीं देखी, जिसका दावा राहुल गांधी कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी करते नहीं है। हाँ। राहुल गांधी की वो इच्छा थी, जैसे कोविड में इच्छा थी, जैसे इसमें इच्छा है। राहुल गांधी की ऐसा कोई खतरा है देश के सामने? खतरा तो निश्चित तौर पर होता है जब इतना बड़ा एक खतरा आ जाए होर्मुज जैसा, लेकिन उसके बावजूद हम उस खतरे के बावजूद उस खतरे से निकल कर आए हैं, ये बड़ी बात है। ये राहुल गांधी को समझना चाहिए। राहुल गांधी तो डिफाइन कैसे करते हैं भारत की विदेश नीति? बस गले मिला लिया संदीप दीक्षित को लाके, उतनी सोच राहुल गांधी के विदेश नीति को, वही राहुल गांधी इस तरीके से भारत की विदेश नीति को डिफाइन कर रहे थे। सर ये तो कमेंडेबल है, वैसे मानना पड़ेगा। 6 महीने जंग में तरीके से संभाला हालात में ये संभालना। नहीं, पूरी दुनिया भर में जो त्राई हुई और जिसकी आशंका यहाँ बनी हुई थी उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया सरकार ने। और हमारे यहाँ कोई उस तरह का संकट नहीं हुआ। उस तरह का क्या, मेरे ख्याल से किसी भी तरह का संकट सप्लाई चेन को लेकर तो नहीं हुआ। और दाम बढ़ने को लेकर भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई है जो थोड़ा वो एक बार एक दो किस्तों में बढ़ाया सरकार ने, लेकिन फिर उसके बाद भी बढ़ा तो। और पूरे देश में, और मैं कह रहा हूँ सप्लाई चेन में बाधा होती है ना तो ज्यादा मुश्किल होती है। आज देश बिल्कुल, ये हम लोग पहले भी कहा था, पहले भी इस बात बढ़ना इशू नहीं, कीमत बढ़ना इशू नहीं रहा। अगर अवेलेबिलिटी नहीं हो तो ज्यादा बड़ी वो है। अरब वॉर में एक चीज और हुई है नहीं, यूएई ने, और यूएई हमारा पक्के वाला दोस्त हो गया है, यूएई ने ईरान के साथ सारे व्यापार और कमर्शियल लेन देन रोक दिए हैं। यूएई के मुताबिक ईरान ने उसकी समुद्री सीमा पर जहाजों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की है। ईरान ने यूएई के सभी आरोपों को खारिज किया है और ईरान कह रहा है कि उनकी तरफ से कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ। इसके बावजूद यूएई ने ईरान के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है। ये कैंप जो है ना बहुत अच्छे से ड्रॉ हो गए, सेपरेट हो गए, सेपरेशन बहुत क्लियर है। यूएस, इजराइल, यूएई और दूसरी तरफ बाकी मुल्क हैं। सऊदी अरब इधर होना चाहिए उसको, उसने एक अलग कैंप बना लिया। यूएई, टर्की, पाकिस्तान वो एक अलग गुट बन गया है। ऑल्दो वो हैं सब अमेरिका के साथ ही, लेकिन इतना एक्टिवली कोई नहीं है जितना यूएई है खुल करके। तो ये इस वक्त वहां की परिस्थिति बनी हुई है। चलिए, लेकिन ट्रम्प साहब परेशान है, इसको भी थोड़ा सा मार्क करना चाहिए। बिल्कुल परेशान। ऐसा मुझे कई बार याद आता है कि ऐसा नहीं कर सकते पूरी दुनिया के देश, जैसे घरों में हम करते हैं कि छोटा बच्चा आपको पता है कि वो नहीं जीत रहा, फिर उसको कहते हैं तुम जीत गए, अब वो खुश रहता है। तो वो खुद ही, लेकिन फिर वही ऐसा बात नहीं है कर ना, सकते। खुद जीत गया तो हटा लेना वहां से अपनी सेनाएं। ऐसे ही पूछ रहा हूं सर, आप नाराज मतलब ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा कहना चाहिए। कर तो सकते हैं, लेकिन ये है कि जब कोई माने कि वो छोटा बच्चा है बाकी। लेकिन हमारे यहाँ अवधि में एक शब्द होता है नवादी, मतलब जिसके बदमाशी करना जिसके स्वभाव का हिस्सा है। तो ईरान भी तो वैसा ही है ना। एक चीज और हुई है जिसका कुछ लोग क्रेडिट ट्रंप को ही दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हमारे हिस्से की दुनिया में हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के उसने एक आदेश दिया है जिसके बाद शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर परेशान होंगे। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 48 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। हो सकता है आज इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाए वहां के शिफा अस्पताल में। कर दिया गया है। बहन और भाई मिल लिए, वो तो शायद जेल में ही मिले, वो मुलाकात शायद जेल में मुलाकात हुई है उनसे। कोर्ट ने आदेश जारी किया कि परिवार वाले इमरान खान से मिल सकते हैं, उनके बहन और लोग जो हैं वो जेल में मिले, ऐसा मुझे भी बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ घंटों के अंदर उनकी बहन नौरीन नियाजी और उनकी पत्नी बुशरा बीबी अडियाला जेल में, सर जेल में, ये मुलाकात करीब 30 से 35 मिनट तक चली है। इस बीच खबर है कि शहबाज सरकार इमरान खान को अस्पताल भेजने के आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। मेरा सवाल यह है, और जो दुनिया पूछ रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट का जज वहां का पाकिस्तान का आसिम मुनीर के आदेश के बगैर इतना बड़ा फैसला दे सकता है कि इमरान खान को अरे लोगों ने कहा कि मर गया इमरान खान जेल में, या ये तक आशंका जाहिर की, आंख खराब हो गई उसकी, एक आंख में दिखाई नहीं देता है, तब तो अस्पताल में भर्ती कराया नहीं, ले जाते थे आंख में इंजेक्शन डलवाते थे और रात को रात वापस ले जाते थे। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा कि अपने अपने बूते आदेश दे देगा कि निकाल कर उनको अस्पताल में ट्रांसफर करो। तो लोग कह रहे हैं ये अमेरिका का दबाव है
कि इस आदमी को कुछ होना नहीं चाहिए। अगर जेल में इमरान खान को कुछ हो गया तो ये पूरे उस एरिया, वो पूरा एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो तो जाएगा। क्या इसके पीछे इमरान खान हो सकते हैं, वो अमेरिका हो सकता है? देखिए, अगर जो है पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है कि हम जो है इस कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, तो ऐसा तो नहीं लगता कि आसिम मुनीर और जो है बाकी लोग जो हैं वो इसके फेवर में होंगे कि इमरान खान बाहर आए। ये बात है नहीं, अगर चैलेंज करेंगे तो चैलेंज करेंगे। देखिए, इमरान खान का बाहर आना और बाहर आके फिर लोगों से संवाद करना, ये तो और मुश्किल पैदा करेगा जो है आसिम मुनीर वगैरह के लिए। वहाँ की जो इस वक्त सत्तारूढ़ दल हैं उनके लिए इमरान खान एक खतरा है, वो तो साफ है। अब अमेरिका इमरान खान को किस तरह से बाहर निकालना चाहता है, उसकी क्या मंशा है उस एरिया में। देखिए, अमेरिका भी कोई ऐसा तो है नहीं पाकिस्तान के हित में कोई काम कर रहा होता है, अमेरिका की वजह से ही इमरान खान जेल में, पहली बात तो ये अपने हित में काम कर रहा होता है वो सारी चीजें। और इमरान खान को भेजने, जैसे आपने कहा, इमरान खान को जेल भेजने के पीछे भी उन्हीं का सारा हाथ था। अब वो क्यों निकालना चाहते हैं, क्या वो अभी जो सत्तारूढ़ है उनसे कुछ मुश्किल? क्या लगता है सर आपको, इससे इमरान खान बाहर आएंगे तो क्या कुछ पॉलिटिकल हलचल होगी पाकिस्तान में? अभी ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन पॉलिटिकल हलचल तो वैसे सिमर कर ही रही है पाकिस्तान में, और उसमें सारे कारण मिलकर पाकिस्तान की सरकार मुश्किल में है, जो और अलग अलग इलाकों में जो हो रहा है। और इमरान खान आते हैं तो इमरान खान के बाहर आने से कार्यकर्ता जो उनकी पार्टी के हैं उनमें भी थोड़ा बड़ा जोश होता है, लेकिन अमेरिका ही तय करेगा कि वहाँ पर कैसे सिस्टम को चलाना है। ओके, बड़ा क्लियर, मतलब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। पहले ये तो तय करें, चाइना तय करेगा, अमेरिका तय करेगा? नहीं, अमेरिका ही तय करेगा। सरकारें तो अमेरिका ही तय करता है, सरकारें अमेरिका तय करता है। ये तो बात क्लियर हो गई बिल्कुल। वो डोनाल्ड लू नहीं था इनका, साउथ एशिया का जो था डिप्लोमेट, उसने जब जो वो इमरान खान जो वो दिखाते थे कि ये साइफर आया अमेरिका से, देखो फिर तो लिखा है कि सरकार बदलो तभी हमारे साथ संबंध अच्छे होंगे। पाकिस्तान ने अपना पाला बदल लिया, अगर ये बात है कि वो चीन के पाले से उठ के अब अमेरिका के पाले में, अगर ये बातें नहीं सर, ये तो इनके जनरलों के कबूलनामे हैं, दोनों अलग अलग। वो हामिद गुल था ना इनका जनरल आईएसआई चीफ, उसने तो खड़े उस इंटरव्यू में कहा, हमने इसी प्रोग्राम में चलाया है उसका वो इंटरव्यू, कि अमेरिका तय करता है आर्मी चीफ कौन होगा और प्रधानमंत्री कौन बनेगा पाकिस्तान में। ये तो उसका आईएसआई चीफ का इंटरव्यू था। अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा संकट होगा, क्योंकि अब इमरान खान के जितने समर्थक है पार्टी के लोग हैं वो फिर इमरान खान को वापस जेल जाने की स्थिति में छोड़ेंगे नहीं, वो तो वापस इमरान खान को नेता बनाने की कोशिश करेंगे। और वैसे बलूचिस्तान में बवाल मचा हुआ है, पीओके में अलग जो कब्जा करके बैठे वहां बवाल मचा हुआ है। पहले तो वो कोशिशें करेंगे कि इमरान खान की कोई तस्वीरें बाहर ना आए, ये वाली कैसे आ गई पता नहीं, शायद अच्छा ये पुरानी है, ये तो जब जेल जाने से पहले की है, वरना तो कोई तस्वीर भी नहीं आई इमरान खान की आज तक। अच्छा, हमारे यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि आईएसआई के एक शहजाद भट्टी नेटवर्क को तबाह कर दिया गया। ये लोग जो हैं 15 अगस्त के मौके पर 14 प्रदेशों में, मतलब अलग अलग प्रदेशों के अंदर बम धमाके करने वाले थे, अफरा तफरी मचाने वाले थे, और 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस नेटवर्क के। ये है शहजाद भट्टी, यूएई में रहता है, दुबई में रहता है, बताया जाता है। गैंगस्टर था, आईएसआई इसका उपयोग कर रहा है, और इसने सोशल मीडिया के जरिए भारत में बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया, उनको मतलब धार्मिक वीडियोस वगैरह दिखा करके आरोप लगा, उस माध्यम से ब्रेन वॉश किया और उनको भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उकसाया और तैयार कर लिया। ऐसे 250 से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं। इनके पास से रिकवरीज में ग्रेनेड्स मिले हैं, आईडी बॉम्ब्स मिले हैं, अलग अलग तरीके के विस्फोटक पदार्थ मिले हैं। ये सारी रिकवरी में दिखाया गया, जिन पर पाकिस्तान की मार्किंग है। पाकिस्तान से खास तौर पर पंजाब बॉर्डर से ड्रोन्स के जरिए और टनल्स के जरिए स्मगल करके ये वेपन्स और ग्रेनेड्स और हथियार, ये सब पिस्तौलें, ये शहजाद भट्टी ने पार कराई बॉर्डर से, ऐसा इसके ऊपर आरोप है। पाकिस्तान ने इस पर ऑफिशियली रिएक्ट किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने रिएक्ट किया और कहा कि भारत का मकसद हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, अपने देश मतलब इंडिया की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से ध्यान भटकाना है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचना है। तो पाकिस्तान कह रहा है हमारे इस आदमी से कोई लेना देना नहीं भाई, आप ये जो भी हो। तो त्रिपाठी जी, मामला लेकिन बहुत बड़ा है। नहीं, देखिए, पाकिस्तान तो ये कहेगा ही, लेकिन जैसे मैं कई बार कहता हूँ ना कि जैसे दिमागी नक्सल किसी को कहते हैं, तो दिमागी आतंकवादी तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ही हैं। आतंकवादी तो यहाँ आते हैं, लेकिन दिमागी आतंकवादी तो वही हैं। वही तो इसको तय करते हैं ना कि कौन आएगा, कैसे आएगा। और ये जितने नेटवर्क हैं, अगर एक देश का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता तो ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जिस लेवल का ऑपरेशन ये करते हैं उसमें इनकी हैसियत है कि भारत जैसे देश के सामने ये कहीं सर्वाइव कर पाए, और ये सर्वाइव ही इस आधार पर करते हैं कि हमको एक देश का समर्थन है और हम एक तरह का नैरेटिव क्रिएट करते हैं। आपको ये बात परेशान करने वाली और चिंता में डालने वाली नहीं लगती कि 250 लोग पकड़े गए हैं?
जो भारत में धमाके करने के लिए पूरी तरीके से प्रेरित थे, पूरे देश भर में और न जाने कितने हैं। मैं जो बात कह रहा था ना, मैं उसको थोड़ा सा बचा के कह रहा था कि एक तो देश है, दूसरा उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं ना। लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ और हरियाणा में जिस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर और जो लोग मिले, उसके अलावा जो अलग अलग नेटवर्क मिलता है, तो उनको यहां बाकायदा खाद पानी मिल रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि वो अचानक हवा में आते हैं और उसको करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए ये जो नेटवर्क टेरर मॉड्यूल ये ध्वस्त किया गया है, ये बहुत बड़ा है। ऐसी चुनौती खत्म हो जाएगी ये नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये ऑन गोइंग है। आज आप करेंगे, दूसरा और कोई खड़ा करे, कोई और तैयार होगा, क्योंकि पाकिस्तान ये लगातार कर रहा है। हाँ, उसका नेटवर्क कमजोर इस वजह से हुआ क्योंकि जो ये पीओजे वाला हिस्सा है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है, वहां उसके जो टेरर ट्रेनिंग कैंप है वो कमजोर पड़ गए, इसलिए ये मुश्किल हो रही है। लेकिन आपको, हाँ सर, इनको लीगल सपोर्ट देने वाले भी लोग तैयार हो जाएंगे इनको छुड़वाने के लिए। नहीं, जब पुलिस अरेस्ट करेगी, केस चलेगा, तो वकीलों की फोर्स तैयार हो जाएगी इनको बचाने के लिए। नहीं, पर देश की एक मतलब इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि ये भी तो है कि बहुत बड़ा कोई इंसिडेंट जो है वो मतलब जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, इस साइड जो है पूरे भारत में नहीं हो पाया। आप तुलना नहीं कर सकते उसकी, पहले जो होता था कभी ऐसा बड़ा नहीं हुआ। और ये मतलब इसको मैं कल भी कह रहा था कि इसको थोड़ा और इसकी जानकारियां आए ना, शेयर करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है एक्चुअली। 250 लोगों को गिरफ्तारी और डिटेंशन बड़ी बात होती है। इतनी बड़ी उपलब्धि है कि सर अलग अलग राज्यों भी है, में ढूंढ के पकड़ना उनको, एक दिन के अंदर ऑपरेशन हुआ है सारा, एक दिन के ऑपरेशन 12 अगस्त को, वन डे, कितनी लंबी तैयारी चली होगी, नहीं तो फिर नहीं पकड़े जा सकते। कितनी लंबी तैयारी चली होगी सर। इसका इतने लोग ये कनेक्टेड थे आपस में, कनेक्टेड लोग हैं। जैसे दिल्ली ब्लास्ट में क्या हुआ था, जो एक आदमी भाग बच गया। हाँ, तो वो वही बात है, और वो एक साथ नहीं होता तो ये ऑपरेशन उस तरह से सक्सेसफुल नहीं होता। उसको दो तीन आपको और छोटी छोटी खबरें मैं बता देता हूं। टीएमसी पर जो कब्जे की लड़ाई चल रही है, अदालत में चल रही है, इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि बागी गुट के नेता ऋतव्रत बैनर्जी वो आगे दिखाइए, ऋतव्रत बैनर्जी अगले 2 महीने तक नेता विपक्ष बने रहेंगे। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिलहाल कह दिया है। हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने ऋतव्रत की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की सिंगल जज को 2 महीने के अंदर फैसला सुनाने को कह दिया है और कहा है कि तब तक ऋतव्रत बैनर्जी को नेता विपक्ष मानने का फैसला प्रोविजनल तौर पर माना जाएगा। और यह भी कहा कि बंगाल विधानसभा स्पीकर को नेता विपक्ष पर फैसला करने से पहले दोनों गुटों का पक्ष सुनना चाहिए था। मेरा सवाल इसमें यह है कि यह फैसला कोर्ट पहले करेगा या ये मतलब ये तो स्पीकर साहब का वो डोमेन हुआ ना, और स्पीकर साहब भी जब गुटों की बात करेंगे तो फिर वो प्राइमरीली इलेक्शन कमीशन के डोमेन में नहीं आएगा। नहीं आएगा। ये स्पीकर सुप्रीम असेंबली का जो है वो इलेक्शन कमीशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। स्पीकर साहब को करना, और स्पीकर साहब ने तो पहले ही तय कर दिया, अब और क्या तय करना उनको। स्पीकर साहब के फैसले, स्पीकर साहब के फैसले पर ही तो ये बात हो रही है। पहले शिवसेना के तो दे दे, तब टीएमसी पे आना। स्पीकर के फैसला तो कहते हैं स्पीकर का फैसला सुप्रीम होता है। नहीं, चुनौती तो आप दे ही सकते हो ना उसको कोर्ट में जाकर, ऐसा नहीं है कि उसको चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन वो चुनौती की सुनवाई हो जाए। अब तो कितना टाइम बचा है विधानसभा के, 4 साल ही तो बचे। नहीं, अभी 2 महीने में सुनवाई आदेश देने का, फैसला देने का आदेश दे दिया ना कि 2 महीने में तय करो भाई कि ये एलओपी है कि नहीं है, ये कह दिया कलकत्ता हाईकोर्ट ने। नहीं, मैं तो कह रहा हूं सारे मामले तो उलझे ही हुए हैं ना आपस में, सारे उलझे हुए। अगर पार्टी का फैसला हो जाए कि टीएमसी में जो है बागी गुटों की है, इनकी है सर, दो अलग अलग चीज है ना, दोनों अलग अलग बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं, ये तो विधानसभा में इसका पूरा का पूरा सरकार के साथ का है। टीएमसी किसकी है, ये इलेक्शन कमीशन तय। हाँ, वो कह रहा हूँ ना, वो अलग चीज है। और वो एलओपी कौन है, वो जो है वो विधानसभा अध्यक्ष और राज्यसभा और लोकसभा तय करेंगे। असली मसला यही है, देश को बड़े इलेक्टोरल रिफॉर्म की तुरंत जरूरत है। बहुत जितने ये निर्णय हो रहे हैं, इस पर कोई काम ही नहीं होता, चाहे जिसके पक्ष में। और मैं इसीलिए कहता हूं कि चूंकि यहां अभी भाजपा मजबूत है तो इसलिए उसके पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में भी जब आता है तो राज्यों में वो भी यही काम करते हैं। ऐसी जुड़ी हुई खबर है शिवसेना वाली, उसकी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दौर की बहस चल रही है, जिसमें उद्धव गुट ने यह कहा है, ये पार्टी का फैसला हो रहा है, पार्टी उसके बाद चुनाव हो चुका है, सिंबल और सब कुछ मिल चुका है एकनाथ शिंदे को, और इलेक्शन के बाद वो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि आप पार्टी किसकी सिंबल किसका, ये फैसला बाद में करो जज साहब, पहले ये जो लोग हमारे जो विधायक थे जो गए उधर चले गए, इनकी योग्यता अयोग्यता का फैसला करो।
तो ये क्यों चाह रहा है कि ये काम पहले उससे तो सरकार गिरने का सरकार वो तो लेकिन चुनाव हो गया, वो तो उसके बाद वाला है। नहीं, लेकिन सरकार उसको भी खारिज कर देगी ना। खारिज कि कर आप देगी। उसी मतलब आप पार्टी छोड़ के गए ना, ये चाह इसलिए उद्धव ठाकरे कि अगर उस पर फैसला हो गया इनके फेवर में तो जितने विधायक हो सारे योग्य माने जाएंगे। सर वो उसमें उसके बाद तो मैं कह रहा हूँ इलेक्शन हो गया ना नहीं, लेकिन सरकार उसको मानेगी, ऑर्डर दे दिया अगर, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन हो गया सरकार उसमें सरकार ये क्या काउंट करेगी नहीं सुप्रीम तो कोर्ट। अगर अयोग हो गया क्या पड़ेगा? तो फिर आप मॉरल अयोग्यता से सिर्फ ये होगा कि उद्धव ठाकरे कहेंगे कि देखो उस वक्त हमारी सरकार ने छीन लिया गया, लेकिन अभी क्या है? अभी तो बाकायदा जनता ने चुना है, आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं भाई। अब तो एक ही चीज है कि आप कहेंगे पार्टी खारिज करो। मोरल विन के तौर पे भी देखो ये बेईमानी की जाती है, ये केवल कहने के लिए हो जाएगा। ये उनको लगता होगा भाई पार्टी पर अधिकार का फैसले आने में देर लगेगी, तो पहले जल्दी ये बता दो कि वो लोगों क्या ने फर्क ठीक पड़ है। जाएगा? पार्टी के फैसले पर तो फिर भी उनका कुछ फायदा हो उसी सकता पर है जो उस पर है। फायदा हो भी सकता है पार्टी। एक आखिरी खबर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने एक बड़ा फैसला किया है। विजय सरकार ने अब यह डिसीजन ले लिया है कि मैटरनिटी तीसरा बच्चा अगर सरकारी नौकरी में कोई महिला है तो महिला कर्मचारियों की तीसरे बच्चे को जन्म देने पर उनको 365 दिनों की मैटरनिटी लीव मिलेगी, मातृत्व अवकाश मिलेगा। अभी तक तमिलनाडु की उन महिला कर्मचारियों को 1 साल का मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव मिलती थी जिनके 2 या उससे कम बच्चे हैं, मतलब तीसरे बच्चे पर नहीं मिलती थी, केवल 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती थी। अब वो कह रहे हैं कि तीसरे बच्चे पर भी मिलेगी आपको। इसका मतलब आप प्रेरित कर रहे हैं कि तीसरा बच्चा भी कीजिए, इंसेंटिव है ये तीसरे बच्चे पर। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था आप याद कीजिए, आंध्र प्रदेश में हुआ था कि 3 या उससे ज्यादा बच्चे होंगे तो किसी को 40,000 किसी को 50,000 बर्थ पर दिया जाएगा। सोने की अंगूठी भी था। सोने की। अब ये क्यों कर रहे हैं? तमिलनाडु का TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया है 1.4। अब ये हमारे यहाँ जो डिलिमिटेशन वाली झगड़ा है वो क्या है कि हमने बर्थ कंट्रोल कर लिया तो हमारी लोकसभा की सीटें तुम कम कर दोगे। हमको ऐसा नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होना चाहिए। इनका हो गया 1.4। 2.1 होता है रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब अगर आपका 2.1 से नीचे आ जाए कि एवरेज पर महिला 2 बच्चे से कम जन्म दे रही है देश में, तो पॉपुलेशन रिप्लेस होने लगती है। सरल शब्दों में पॉपुलेशन घटने लगती है एक वक्त के बाद। इंडिया उस पर आ चुका है। इंडिया का एवरेज TFR रेट 1.9 है। हम एक्चुअली डिक्लाइन में जाना शुरू कर चुके हैं, मतलब अभी आबादी बढ़ेगी लेकिन उसकी रफ्तार कम होना शुरू हो गई है। तमिलनाडु में वो 1.4 आ गया है, तो वो इंसेंटिव दे रहे हैं ज्यादा बच्चे पैदा करो। आप बताएं, ठीक है? मैं बिल्कुल नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ कि उसमें एक और फर्क होता है कि जनरेशन ओल्डर होती जाती है, बुजुर्ग जनरेशन ओल्डर, मतलब पीढ़ी जो है वो नई पीढ़ी नहीं आती है, वो भी एक देश के लिए बड़ा नुकसान वाला। ये जो सोच रहे हैं जो चंद्रबाबू नायडू ने किया था, ठीक है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रहा है। ठीक है, इनका कंसर्न पॉलिसी के तौर पर अगर ये कह रहे हैं कि 2 बच्चे पे हम दे रहे थे और तीसरे बच्चे पे भी माँ को 1 साल की वो मैटरनिटी लीव मिलेगी, 12 हफ्ते दे रहे थे ना पहले, मतलब इनका कंसर्न जायज है, बिल्कुल जायज। संघ प्रमुख के कहने के बाद और भी है कि जैसे रूरल में आप कह रहे हो 1.9 इंडिया में है, जो अर्बन है वो और कम है, 1.5 है। नहीं, मैंने तो एवरेज देखा, एवरेज जो है बता रहा हूँ। और कंसर्न की बात है जो अभी सारे लोग बात भी कर रहे थे कि हमारा जो रिप्लेसमेंट रेट है वो बिल्कुल ही गड़बड़ा चुका है, और ऐसे में अगर यही रफ्तार चलेगी तो लोग जो हमारे देश में, जिसमें हम गर्व करते हैं कि हमारे पास यंगर जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं सर इस रफ्तार पे भी आपकी पीक पॉपुलेशन कितनी होगी पता है? 170 करोड़। वो तो होगा ही, हम 170 करोड़ तक जाएंगे, फिर कम होना शुरू होंगे। इमेजिन कीजिए ना, देश को आप देश को कितनी नौकरियां दोगे, कितने स्कूल अस्पताल बनाओगे, ये भी तो सोचो साहब, देश को खिलाना भी होता है। डिलिमिटेशन पर भी तो सोचो साहब आप। और फिर वो ये संघ प्रमुख के कहने पर करा फैसला इन्होंने, पता नहीं सर। संघ प्रमुख की कितनी बात सुन रहे हैं? संघ प्रमुख ने कहा था कि सर हो गया सर, बहुत हो गया सर। बहुत धन्यवाद सर, हर्षवर्धन जी, विजय जी आपका, राहुल जी, समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका।